हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। महिला ने अपने हमलावर को डर से देखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ थे। वह उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था। लिलियन, क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ? आदमी ने गुर्राहट के साथ कहा। तुम मेरी भावनाओं को क्यों नहीं स्वीकार करती? मुझे छोड़ दो, लियो। लिलियन ने जिम के चारों ओर एक विनती भरी नज़र डालते हुए चिल्लाया। जिम में मौजूद दूसरे लोगों ने उसकी नज़रों से परहेज किया। किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लियो बीयू का सबसे कुख्यात बदमाश था। ताइक्वांडो क्लब के उपाध्यक्ष के तौर पर वह किसी भी असहमति को निपटाने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करने से कभी नहीं कतराता था। उसके भाई टायसन के गिरोहों में शामिल होने की अफवाहों ने यूनिवर्सिटी के लोगों में लियो के लिए डर को और बढ़ा दिया। तुम सच में मुश्किलें खड़ी करती हो, है न लिलियन? मैं तुम्हें सदियों से परेशान कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे जवाब नहीं देती तो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल तुम मुझसे छिप रही हो। खैर, मैं आज तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे तुमसे जवाब नहीं मिल जाता। उसकी मांगें जिम में गूंज उठीं। लिलियन उसके शब्दों से पीली पड़ गई और डर से कांपने लगी। उसे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत जुटाने में बहुत समय लगा। क्या तुम जवाब चाहती हो? तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। कृपया अब से मुझे अकेला छोड़ दो। लिलियन ने जल्दी में अपने ईमानदार विचार उगल दिए। वह पहले की तरह डरी हुई नहीं लग रही थी। इसके बजाय वह अपने पूरे कद में सीधी खड़ी हो गई, भले ही लियो उसके ऊपर बहुत ऊंचा था। उसके अप्रत्याशित प्रकोप ने लियो को चौंका दिया। छोड़ दो, उसकी पकड़ को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लिलियन तब दंग रह गई जब उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे दीवार के कोने में दबा दिया। तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम कुतिया, तुम मुझे कैसे अस्वीकार कर सकते हो? लियो ने आगे कहा, मैं यह नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता के कारण मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? लिलियन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उसका साहस एक पल में गायब हो गया। उसने कोने में और सिकुड़ने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम कुतिया, क्या तुम वेन के कर्ज के बारे में भूल गए? तुम्हें सिर्फ इसी आधार पर मेरे घुटनों पर भीख मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें मेरी भावनाओं का बदला चुकाने के इतने मौके दिए, लेकिन तुमने उन सभी को बर्बाद कर दिया। उसने लिलियन के कान में यह फुसफुसाया था। वह डर से कांप उठी और घबराहट में अपने होठों को काट लिया। उसकी आंखों में उमड़े आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। तभी लियो ने लिलियन को जिम के बाहर की ओर खींचना शुरू कर दिया। बस, तुम मेरे साथ आ रही हो। अर्जुन खड़ा हुआ और लियो का रास्ता रोक दिया, जिससे जिम में सभी लोग हैरान रह गए। तुम कौन हो? भाड़ में जाओ। लियो ने उस व्यक्ति पर झपट्टा मारा जो अचानक उसके सामने आ गया था। उसने पहले ही मना कर दिया है। तुम्हें उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ज्यादा सज्जन बनो, भगवान। अर्जुन लियो से बिल्कुल भी भयभीत नहीं लग रहा था। मेरे काम में दखल मत दो। आखिर तुम कौन हो? लियो को हमेशा अपनी बात मनवाने की आदत थी। फेलिक्स की सलाह ने उसे आहत और क्रोधित कर दिया। हाँ, लियो के पीछे खड़े कुछ नौकर फेलिक्स की बातों पर ठहाके लगाकर हंसने लगे। यार, क्या तुम मरना चाहते हो या कुछ और? कानों में छेद वाले एक टैटू वाले नौकर ने आगे आकर अर्जुन को ऐसे देखा जैसे उसके दिमाग की कई कोशिकाएं गायब हों। बाकी नौकर उसके पीछे पीछे चले गए, अपनी मुट्ठियां आपस में रगड़ते हुए। उनका ध्यान फेलिक्स पर था। चलो, उसे सबक सिखाते हैं। यह महसूस करते हुए कि स्थिति एक बदसूरत मोड़ लेने वाली थी, समीर ने कोल्टन का ध्यान खींचा। वे फेलिक्स की तरफ दौड़े। संख्या में कम होने के बावजूद उनके चेहरों पर डर का कोई निशान नहीं था। उसे विश्वास था कि उसके अनुचरों ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। लिलियन के चेहरे पर उदासी छा गई। बचने की उसकी एकमात्र उम्मीद खत्म हो गई थी। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। रुको। तभी एक शांत आवाज उनके कानों में पड़ी। ऊपर देखते हुए लिलियन ने कार्तिक को लियो के पीछे देखा। उसे नहीं पता था कि वह कब उनके पास आया था, लेकिन कार्तिक ने लियो के कंधे पर हाथ रखा था। लियो ने कार्तिक को देखते ही गुस्सा कर दिया। वह अपने अनुचरों पर चिल्लाया, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम एक व्यक्ति को भी नहीं रोक सकते? नहीं बॉस। उसके अनुचर पसीने से तरबतर हो गए, क्योंकि वे कार्तिक को घूर रहे थे जैसे कि वह कोई प्रेत हो। उनमें से किसी ने भी कार्तिक के दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया था। लानत है, तुम सब बेवकूफ़ों का एक समूह हो। उसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने भागने की योजना बनानी शुरू की, उसने देखा कि लियो के गुर्गे उसके पास आकर मुस्कुरा रहे थे और उसका रास्ता रोक रहे थे। इस बीच लियो ने जोर से अपनी मुट्ठियां चटकाईं और कार्तिक की ओर खतरनाक तरीके से बढ़ा। जब वह कार्तिक से मुश्किल से 2 फीट की दूरी पर था, तो उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दिखाई दी। तुम में हिम्मत है न? मुसीबत में फंसी एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे काम में अपनी नाक घुसाने का तुम्हें पछतावा होगा। तुम किस गिरोह से हो?
लियो की छाती फूल गई और उसका गुस्सा किसी भी पल फूटने लगा। तुम अभी कानून तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है हम एक शिक्षण संस्थान में हैं। अगर यह बात बाहर चली गई तो क्या तुम खुद को मुसीबत में नहीं पाओगे? कार्तिक ने जवाब दिया और उसने लियो को चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मासूम सी नज़र के पीछे एक खतरनाक आभा छिपी हुई थी। कानून तोड़ना? हा, भाड़ में जाओ, वह मुझ पर कर्जदार है, उसे अपना कर्ज चुकाने की ज़रूरत है, लियो ने उपहास किया। कर्ज? कार्तिक ने लिलियन को उत्सुकता से देखा और पूछा, क्या तुम पर उसका पैसा बकाया है? मैं नहीं हूँ, यह मेरे भाई वेन का कर्ज है, लिलियन ने शर्म से अपना सिर नीचे करते हुए हकलाते हुए कहा। उसका भाई जुए का आदी है, उस पर टाई का बहुत सारा पैसा बकाया है। चूंकि वह इसे वापस नहीं कर सकता, इसलिए उसने बदले में अपनी बहन को मुझे दे दिया है। लिलियन के स्पष्टीकरण को बाधित करने के बाद लियो ने कार्तिक पर मुस्कुराया। क्या तुम सच में इसमें शामिल होना चाहते हो? लिलियन की खूबसूरत आंखों से जीवन निकल गया। अगर यह सिर्फ बदमाशी का मामला है तो कार्तिक मेरी मदद कर सकता था। अब जब इसमें पैसे शामिल हैं तो वह शायद चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेगा। मुझे यकीन नहीं है कि वह मेरे जैसे किसी परिचित की मदद करने के लिए खुद मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार है। क्या मुझे इस घटिया आदमी के साथ रहना तय है? बेशक, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, कार्तिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। लिलियन का दिल उम्मीद से भरने लगा और वह आश्चर्य से कार्तिक की पीठ को देखने लगी। ओह हाँ, तुम इसमें शामिल होने की योजना कैसे बना रहे हो? दूसरी ओर लियो कार्तिक के शब्दों पर अपने सदमे से जल्दी ही उबर गया। आखिरकार कार्तिक उसकी नज़र में एक कमज़ोर मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं था। मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में उसके कर्ज चुकाने में उसकी मदद करने जा रहे हो। हा, उसके अनुचर कार्तिक पर उसके साथ हंसे। वे सोच रहे थे कि कार्तिक इस झंझट से कैसे बाहर निकलेगा। तुम सही कह रहे हो, कार्तिक ने उनके उपहास का सामना करते हुए आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उसकी घोषणा से स्तब्ध लिलियन की दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। अरे, क्या तुम सब ने सुना? हा, मुझे लगता है कि उसका दिमाग खराब है। शायद वह शांत रहने का नाटक कर रहा है या कुछ और। मुझे यकीन है कि उसे नहीं पता कि उसके भाई का कर्ज कितना बड़ा है। अरे यार, मैं तुम्हारी बहादुरी भरी हरकत देखकर रोने वाला हूँ। लियो ने कार्तिक के कंधे पर थपथपाया, बिना उसके प्रति अपनी अवमानना को छुपाए। तो तुम वह पूरी रकम चुकाने जा रहे हो जो उसके भाई ने टाई को देनी है? जरूर, क्या तुम सच में कह रहे हो? हाँ, वाह, तुम बहुत मजाकिया हो। हा, कार्तिक पर हंसते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि लियो लिलियन को खींचकर ले जाने की जल्दी में था। ठीक है, चूंकि तुमने वादा किया था, मैं तुम्हें पूरी रकम देने दूंगा। लियो अपनी बात पूरी करते करते लगभग रोने लगा था। अपने होश में आने के बाद उसने अपने एक अनुचर को इशारा किया। क्या तुम्हारे पास आईओयू है? हाँ बॉस, ये रहा। उसके अनुचर ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उसे चिकना करते हुए उसने लियो को सौंप दिया। आईओयू हाथ में आते ही लियो ने कार्तिक की ओर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। तुम पढ़ सकते हो, है ना? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। तुम खुद देख सकते हो कि उस पर मेरा कितना बकाया है। उसने कागज कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। अपनी हंसी को रोकने के प्रयास से उसका शरीर कांप उठा। कार्तिक की जिम पोशाक सस्ती लग रही थी। अब तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, है ना? तुम्हें कभी कभी आईने में देख लेना चाहिए, नहीं तो तुम भूल जाओगे कि तुम कितने बेकार हो। कार्तिक के कुछ कहने से पहले ही लियो ने उसे व्यंग्य की एक मोटी खुराक के साथ रोक दिया। कार्तिक ने लियो को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें उसके सामने पड़े कागज पर टिकी रहीं। निस्संदेह यह एक आईओयू था। आंकड़े, उधारकर्ता के हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट सभी वहां मौजूद थे। कार्तिक ने लिलियन की ओर देखा और पाया कि उसका संदेह सच साबित हुआ। आईओयू में उधारकर्ता का नाम वेन थॉमस लिखा था। 1 मार्च तक उसने टायसन से 50,000 उधार लिए थे, जिन्हें उसे 3 महीने के भीतर चुकाना था। कार्तिक ने इस पर विचार किया। 1 मार्च से लगभग आधा साल बीत चुका था। उस समय तक वेन पहले ही बताई गई समय सीमा से 2 गुने से अधिक समय से आगे निकल चुका था। साहूकार को हर्जाना मांगने का पूरा अधिकार था। अगर लिलियन वास्तव में उधारकर्ता होती तो कार्तिक हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि इस ऋण का लिलियन से कोई लेना देना नहीं था। वह केवल अपने भाई की लापरवाही का शिकार थी। कार्तिक ने खुद को उबलता हुआ पाया और उसे पता था कि जब लिलियन पीड़ित थी तो वह चुपचाप नहीं रह सकता था। क्या तुमने 50,000 कहा? कार्तिक ने समान भाव से पूछा। ये सही है। चलो, क्या तुम एक योग्य व्यक्ति नहीं हो? क्या तुम अब भी उस कमीने की मदद करने जा रहे हो? बदले में लियो ने कार्तिक का मजाक उड़ाया। कार्तिक चुप रहा। चलो, क्या हो रहा है? अपनी आवाज खो दी है ना? या तुम गूंगे हो गए हो? लियो ने ताना मारा, फिर जोर से हंस पड़ा। जैसे कि संकेत पर उसके आसपास घूम रहे कुछ अन्य युवक तुरंत बाद चिल्लाए। पास में जिम में अन्य उत्सुक दर्शक भी मुस्कुराए, जो अपनी आंखों के सामने खुल रहे नाटक का आनंद ले रहे थे। केवल कुछ लोग किनारे पर खड़े होकर कार्तिक को गौर से देख रहे थे। क्या मूर्ख है,
उनकी चौकस आंखें कुछ कह रही थीं। लिलियन ने अपना मुंह थोड़ा खोला जैसे कि बोलना चाहती हो। 50,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए यह कोई मामूली रकम भी नहीं थी। इसके अलावा 50,000 किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से चुकाना थोड़ा ज़्यादा था जिसे लिलियन मुश्किल से जानती थी। इसलिए लिलियन ने कार्तिक के हस्तक्षेप करने पर नाराज़गी नहीं जताई। दूसरी तरफ उसे इस मामले में कार्तिक को शामिल करने के लिए थोड़ा अपराध बोध भी हुआ। आखिरकार कार्तिक शायद लिलियन को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति था जो उसके लिए उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार होगा। हालांकि उसकी दयालुता के कारण उसका सिर्फ मजाक उड़ाया गया और उसका उपहास किया गया। तुम चले क्यों नहीं जाते? लियो अचानक झल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वह कार्तिक का मजाक उड़ाते उछालते थक गया था, खासकर तब जब कार्तिक किसी भी तरह की हिचकिचाहट का कोई संकेत नहीं दिखा। इसके बजाय कार्तिक ने केवल अपना बैग उतार दिया और अपने कंधों को सीधा कर लिया। लियो ने फैसला किया कि उसके लिए बहुत हो चुका। उसे कार्तिक को उसकी जगह पर रखना होगा, इससे पहले कि कार्तिक के दिमाग में कोई विचार आना शुरू हो जाए। हालांकि लियो की धमकी बहरे कानों पर पड़ी। कार्तिक अपनी जगह पर अडिग रहा, इत्मीनान से अपना बैग खोलता रहा। लियो गुस्से से बोला। यह उसके अभिमान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि कार्तिक ने इतनी भीड़ के सामने लियो की धमकियों की इतनी बेरहमी से अवहेलना की। वह आगे बढ़ा, कार्तिक को गले से पकड़ने और उसे अच्छी तरह से हिलाने के लिए तैयार। हालांकि बीच में ही लियो अपनी जगह पर जम गया, उसकी आंखें उभरी हुई थीं। उसे लगा जैसे उसका गला अचानक हड्डी सूख गया। हालांकि कार्तिक के फटे हुए बैग के छेद से झांकते नोटों की कई मोटी गड्डियां अभी भी पूरी तरह से दृढ़ता से वहीं थीं। कार्तिक ने अपने बैग में हाथ डाला। अपने चारों ओर जमा हुई हतप्रभ भीड़ की निगाहों के सामने कार्तिक ने नोटों की 5 गड्डियां गिन लीं और उन्हें लापरवाही से लियो की ओर फेंक दिया। अभी भी कार्तिक को हतप्रभ भाव से देख रहा लियो ने शुद्ध प्रतिवर्त से नोटों को हवा में ही पकड़ लिया। लियो ने बिना कुछ सोचे समझे नोटों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए उन्हें देखा। जब उसने इसकी पुष्टि की तो वह उन्हें लगभग गिरा ही देता। हालांकि लियो की भद्दी हरकतों की किसी को परवाह नहीं थी। पूरे जिम में सारी गतिविधियां बंद हो गई थीं और सभी की नज़रें फर्श पर बिखरे पड़े नोटों को देख रही थीं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी लियो के कार्तिक से कहे गए शब्द अब उसके दिमाग में बेरहमी से गूंज रहे थे। वे लियो के अहंकार को किसी भी शारीरिक थप्पड़ से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी है? कार्तिक ने ठंडे स्वर में पूछा। लियो ने एक पल के लिए कार्तिक को देखा, उसकी छाती धड़क रही थी। फिर वह अचानक चिल्लाया, रुको, नहीं, ये सिर्फ उसके कमीने भाई द्वारा उधार ली गई शुरुआती राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त है। ब्याज का क्या? बोलते समय लियो की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। आत्मधार्मिकता के आवेश में लियो ने एक कांपती हुई उंगली उठाई और कार्तिक और लिलियन की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको हमें कम से कम 10,000 और देने चाहिए। लियो की घोषणा ने फेलिक्स में अन्याय की भावना को जगा दिया, जो इस दौरान कार्तिक के बगल में चुपचाप खड़ा था, जैसे कि उसे इससे कुछ नया जोश मिला हो। अर्जुन ने बीच में टोकते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि आप हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर, लेकिन अगर कुछ ब्याज जमा भी हुआ है तो यह निश्चित रूप से वह राशि नहीं है जो आप हमसे मांग रहे हैं। कुछ महीनों का ब्याज 10% भी नहीं होना चाहिए, आरव ने भावुकता से कहा और अर्जुन और कार्तिक के साथ खड़ा हो गया। चुप रहो, क्या हमने तुम्हारी राय पूछी थी? लियो ने गर्मजोशी से उत्तर दिया। लियो के वफादार साथी खिसक कर अर्जुन और कोल्टन के चारों ओर जमा हो गए थे और उन्हें बुरी नज़र से देख रहे थे। तो क्या हुआ? मैं तो वैसे भी देना चाहता था, अर्जुन ने जवाब दिया। उसके पीछे रैमी भी आगे बढ़ा। रैमी का चौड़ा शरीर भीड़ से कहीं ऊंचा था। भाड़ में जाओ, मैं ही यहाँ हिसाब किताब करता हूँ। अगर तुम्हें अपना कर्ज चुकाना है तो चुका दो, नहीं तो दफा हो जाओ, लियो चिल्लाया। उसे यकीन था कि कार्तिक के पास अपना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अर्जुन और कोल्टन का कार्तिक का बचाव केवल एक विकर्षण था। इस विचार ने लियो को कार्तिक को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही लियो के मुंह से आखिरी शब्द निकला, उसने कार्तिक को तेजी से सांस लेते सुना। बिना कुछ कहे कार्तिक ने एक बार फिर अपने बैग में हाथ डाला और अन्य 50,000 निकाले। फिर उसने इसे बेदर्दी से लियो के पैरों पर फेंक दिया। क्या अब तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है? कार्तिक ने दोहराया। अगर यह काफ़ी है तो पैसे ले लो और दफा हो जाओ। भीड़ में एक अजीब सी हलचल मच गई। जिम के गंदे फर्श पर पड़े पैसों की कीमत इतनी थी कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कभी एक पल में नहीं देखी होगी। कार्तिक देख सकता था कि सभी के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वे बेतहाशा उस रकम का हिसाब लगा रहे थे जो कार्तिक अपने साथ लेकर चल रहा था। किसी को पता नहीं था। 2 लाख। लियो के हाथ में जो नोट थे उन्हें मिलाकर कार्तिक कम से कम 2 लाख तो अपने साथ लेकर आया ही होगा। ये बेतुका था, ये कल्पना से परे होता अगर उस समय मौजूद लोगों ने अपनी आंखों के सामने ये दृश्य न देखा होता। कुछ क्षण पहले कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह मामूली युवक अपने फटे पुराने बैग के साथ 2 लाख नकद लेकर जिम में घुसा था। ये वास्तव में देखने लायक दृश्य था।
अगर लियो वहीं खड़ा होकर पैसे अपने लिए नहीं मांग रहा होता तो भीड़ झपट पड़ती और कार्तिक और उसके नोटों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती ताकि वे उसे अपने हाथों में ले सकें। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो यहाँ और भी है, कार्तिक ने संक्षेप में कहा। कार्तिक की असाधारण शांति और बाकी सभी के चेहरों पर आश्चर्य के भावों के बीच विरोधाभास अवास्तविक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ अभी अभी फर्श पर फेंका था वह पैसों का ढेर नहीं बल्कि कुछ रद्दी कागज के टुकड़े थे। लिलियन छाया में गायब हो गई थी, कार्तिक और उसके सोने के बर्तन की रोशनी से फीकी पड़ गई थी। हालांकि वह कार्तिक के नाटकीय रहस्योद्घाटन से उत्पन्न सदमे के प्रभाव से कम नहीं थी। क्या उसने मेरे लिए ऐसा किया? वह मेरी मदद क्यों करेगा? तब इस एहसास ने लिलियन को बिजली के बोल्ट की तरह मारा। क्या कार्तिक मुझे पसंद करता है? विचारों ने लिलियन के दिमाग में कोलाहल मचा दिया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह खुद को शब्दों के लिए पूरी तरह से खो चुकी थी। मैं लियो हकलाया। उसने कार्तिक को देखा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला था अगर वह पहले कार्तिक को मारने में कामयाब नहीं हुआ। सुश्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने आगामी पाठ के लिए कुछ किताबें उधार लेने के लिए पुस्तकालय गया था। उस क्षण बाहर की सीढ़ियों से आवाजें आईं। वह पहले से ही लड़खड़ा रहा था लेकिन अंतिम शब्द कहने के लिए दृढ़ था। इस तरह अपनी विदाई की बात कहने के बाद लियो घूमा और भाग गया। ये देखकर कि उनकी रक्षा की आखिरी दीवार पीछे हट गई थी, लियो के अनुचर उसके साथ भाग गए। कार्तिक की आंखें चमक उठीं। उसने बिजली की तरह तेजी से हाथ बढ़ाया, लियो के हाथ में फड़फड़ाते हुए आयु को छीनने के लिए। कार्तिक ने फिर जल्दी से उसे समेटा और अपने हाथ में छिपा लिया। लियो का चेहरा चमक उठा। उसे लगा कि वह फिर से दौरे के कगार पर है, लेकिन सीढ़ियों से कदमों की आहट तेजी से आ रही थी। लियो कार्तिक की ओर केवल घृणा भरी नज़र से देख सकता था, इससे पहले कि वह जल्दी से नोटों को अपनी जेबों में ठूंसता और भाग जाता। कार्तिक की आंखें उत्सुकता से इधर उधर घूम रही थीं। वह एक तेज गति से नीचे झुका और बचे हुए बिलों को अपने बैकपैक में डाल लिया। फिर उसने जल्दी से जिप लगाई और उसे एक कंधे पर लटका लिया। लगभग तुरंत ही सीढ़ी से दो महिला आकृतियां उभरीं। उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि कार्तिक के दिल की देवी अदिति थी। उसके लंबे रसीले ताले उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और काले फ्रेम वाले चश्मे की एक जोड़ी ने उसके प्यारे चेहरे को ढंक दिया। अदिति और वह शिक्षक जिसके साथ वह अंदर आई थी, दिल खोलकर बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने तेज कदमों की आवाज़ सुनी, उसके बाद लियो और उसके गुर्गों को आगे बढ़ते हुए देखा। भले ही यह सबसे क्षणभंगुर नजर थी, अदिति लियो के चेहरे पर उमड़े गुस्से से हैरान थी। नमस्ते मिस, कार्तिक ने अदिति को मुस्कुराते हुए पुकारा जब वह उसके पास आए। कार्तिक, तुम सब अभी क्या कर रहे थे? अदिति ने संक्षेप में पूछा। जैसे ही उसने कार्तिक को जांचती हुई निगाह से देखा, उसके चिंतित माथे की रेखाएं और गहरी हो गईं। क्या तुम अभी छात्रों के उस समूह से लड़ रहे थे? उसने जारी रखा। मिस, हम बस वही कर रहे थे जो सही था, कार्तिक ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अदिति के अनिश्चित भाव को देखकर उसके चेहरे पर कमजोरी का भाव आ गया और कार्तिक के दिल में हलचल महसूस हुई। मिस, जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था तब से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं, कार्तिक ने आश्चर्य में खुद से पूछा। जो सही था वह कर रही हो? अदिति, सुश्री, वे मेरे लिए खड़े थे, इसलिए लियो और उसके गिरोह के बीच मामला गर्मा गया। लिलियन अचानक आगे बढ़ी और गंभीरता से समझाया। वह ये नहीं देख सकती थी कि कार्तिक उसके कारण किसी और मुसीबत में पड़ जाए। अदिति ने लिलियन को ऊपर से नीचे तक आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। लिलियन के विनम्र चेहरे ने अदिति को आश्वस्त किया। लिलियन ऐसी नहीं लग रही थी जो बेशर्मी से झूठ बोल सकती हो। इसके अलावा फेलिक्स, कोल्टन और समीर कार्तिक के पीछे छिप गए थे और बुखार से सिर हिला रहे थे। ठीक है, समझ गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक साथी छात्र के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन स्कूल में छात्रों को लड़ाई झगड़े करने से सख्ती से रोका जाता है। क्या आप में से किसी ने उनमें से किसी को मारा? अदिति ने सख्ती से जवाब दिया। हालांकि अदिति ने निजी तौर पर अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ था। आखिरकार लियो स्कूल में, यहाँ तक कि फैकल्टी के बीच भी, एक बदमाश के रूप में बदनाम था। अदिति का कार्तिक और उसके समूह को सबक सिखाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे चेतावनी जारी करनी थी। छात्रों को भविष्य में संघर्षों को हल करने के लिए हिंसक तरीकों का सहारा लेने से रोकना आवश्यक था। बिल्कुल नहीं, आप हमारे बारे में बहुत बुरा सोचती हैं, सुश्री। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? कार्तिक ने घायल भाव से उत्तर दिया। ठीक है, मैं अभी के लिए आपकी बात पर विश्वास करती हूँ, अदिति ने कार्तिक के दुखी चेहरे को देखते हुए दयालु स्वर में कहा। मैं जानता था कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का दिल भी उतना ही खूबसूरत होगा। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी चापलूसी तुम्हें कहीं ले जाएगी, अदिति ने चेतावनी दी, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वह खुद को रोक नहीं पाए और मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के समय बादलों के पीछे से चमकता हुआ सूरज निकल रहा हो और कमरे में बैठे पुरुष उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए।
अदिति, बिना किसी संदेह के, वास्तव में बिजनेस यूनिवर्सिटी की देवी थी। उसकी किसी भी कक्षा में एक भी सीट खाली नहीं थी। यहाँ तक कि आधिकारिक कक्षा रजिस्टर का हिस्सा न होने वाले छात्र भी अक्सर अदिति को देखने के लिए अंदर चले जाते थे। नतीजतन देर से आने वाले छात्र अक्सर अदिति की सुंदरता की एक झलक पाने के बिना ही वापस लौट जाते थे। उस पल छात्रों ने न केवल देवी को देखा था, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से उसकी प्यारी मुस्कान भी देखी थी। हे भगवान, मैं प्यार में पड़ गया हूँ। हालांकि जबकि कई लोग अभी भी हक्के बक्के थे, उनमें से कुछ की नज़रें कार्तिक पर टिकी थी, उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। लानत है, सुश्री वास्तव में उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। ये लड़का इतना भाग्यशाली क्यों है? ठीक है, गुस्ताख आदमी, मुझे जाना होगा, अलविदा, अदिति ने कार्तिक को आंखें झपकाते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ी। अलविदा, सुश्री, कार्तिक ने अपने हाथों को लहराया और बेवकूफ़ी से मुस्कुराया जब तक कि वह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अर्जुन ने कार्तिक की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ डाला और चिढ़ाते हुए कहा, अरे कार्तिक, घूरना बंद करो। सुश्री चली गई हैं। मुझे पता है कि वह सुंदर हैं, लेकिन आपको उनके प्रति पूरी तरह से मोहित होने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं। फेलिक्स, ऐसा कहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सुश्री हमारी लेक्चरर हैं, तुम उनके बारे में ऐसे बुरे विचार कैसे रख सकते हो? कार्तिक ने कठोर भाव बनाए, इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कि वह वही था जिसने अपने दिल में अदिति को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में गुप्त रूप से चुना था। तभी लिलियन डरते हुए अपना सिर नीचे किए उनके पास चली आई। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। बोलते समय वह कार्तिक की ओर चुपके से देखती रही और उसके गालों पर लाली छा गई। हालांकि यह अर्जुन ही था जो सबसे पहले उसके लिए खड़ा हुआ, लेकिन कार्तिक ही वह था जिसने उसकी रक्षा की जब उसे सबसे अधिक मदद की जरूरत थी। उसे बचाने वाले दृश्य उसके दिमाग में घूम रहे थे, खासकर वह दृश्य जिसमें उसने अपने भाई का कर्ज चुकाने में उसकी मदद करने के लिए खुद को साहपूर्वक पेश किया था। वह बिल्कुल चमकते कवच में एक शूरवीर की तरह है। एक पल के लिए एक अकथनीय भावना उसके ऊपर छा गई, जिसने उसके पूरे अस्तित्व को अभिभूत कर दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे उसका सामना कैसे करना चाहिए। उसके लाल गालों को देखकर फेलिक्स, कोल्टन और समीर ने एक साथ अपनी आंखें सिकोड़ लीं और आपस में अर्थपूर्ण मुस्कान का आदान प्रदान किया। फिर अर्जुन ने लिलियन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। तुमने अभी देखा, हम में से बाकी लोग ज्यादा मदद नहीं कर पाए। सारा श्रेय कार्तिक को जाता है, इसलिए तुम्हें हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसका धन्यवाद करो। वह शरारती ढंग से हंसा और एक सेकंड बाद उसने अचानक कहा, ओह, मुझे अभी याद आया कि मुझे अब अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाना है। तुम लोग आगे बढ़ो, बाय। इसके तुरंत बाद आरव अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर चोट मारी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बात उसके दिमाग में अचानक से आ गई हो। ओह नहीं, मैं अपना फ़ोन कक्षा में भूल गया। भाड़ में जाओ, मुझे देखना है कि क्या यह अभी भी वहाँ है। ऐसा कहकर उसने समीर को कंधे पर एक थप्पड़ मारा और कहा, रैमी, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। समीर ने जानकार मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर सिर हिलाया। ओह जरूर। उन तीनों ने अर्थपूर्ण ढंग से कार्तिक को देखा और दृढ़ता से एक साथ चले गए, कार्तिक और लिलियन को अकेला छोड़कर। कार्तिक उनके पीछे हटते हुए आकृतियों को देखता रहा। मेरे अच्छे विंगमैन, लेकिन समस्या यह है, मेरे पास पहले से ही सुश्री हैं। अपने सिर को एक तरफ आराध्य रूप से झुकाते हुए लिलियन ने लड़कों के जाने की दिशा में देखा और मनोरंजन में खिलखिलाते हुए अपना मुंह ढक लिया। हाँ, तुम्हारे दोस्त मज़ेदार हैं। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और जवाब दिया, वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। उन पर ध्यान मत दो। जब वह उससे बचने का कोई रास्ता खोज रहा था तो वह शर्म से उसकी ओर एक छोटा कदम बढ़ा और उसकी ओर देखते हुए अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे घबराहट से मरोड़ने लगी। क्या आप कृपया मुझे मेरे छात्रावास में वापस भेज सकते हैं? हैरान कार्तिक ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर एक आह भरी। ओह, मेरे आकर्षक आकर्षण को नियंत्रित करना असंभव है न? इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने जवाब में कंधे उचकाए और उसे जाने के लिए इशारा किया। क्यों नहीं, चलो फिर चलते हैं। लिलियन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और उसके बगल में चलने लगी। 10 मिनट बाद वे महिला छात्रावास में पहुंच गए। ठीक है, अलविदा कहने का समय आ गया है, अन्यथा मैं वहां की वार्डन की आंखों से मर जाऊंगा। कार्तिक प्रवेश द्वार पर रुक गया, वार्डन की ओर देखा जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। लिलियन ने अपनी आंखों में मनोरंजन की चमक के साथ हंसी और समझ में सिर हिलाया। तो मैं विदा लेता हूं, कार्तिक ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ने वाला था, उसने अचानक उसे अपने पीछे आते हुए सुना। रुको। वह तुरंत रुक गया और अपने कंधे पर नजर डाली, केवल लिलियन को जमीन पर घूरते हुए देखा। उसके कान शर्म से लाल हो गए थे। एक बार फिर धन्यवाद, उसने बुदबुदाया। इससे पहले कि कार्तिक कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वह एक कदम और आगे बढ़ी, अपने पंजों पर खड़ी हुई। उसके बाद उसने अपना चेहरा ढक लिया और एक चीख निकाली और फिर एक चौंकी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह अपने छात्रावास में वापस भाग गई।
स्तब्ध, वह चुपचाप उसे उससे दूर भागते हुए देखता रहा और छात्रावास में गायब होने के बाद उसने अजीब तरह से अपना गला साफ किया। आहम आहम, ये वह थी जिसने मुझे चूमा, न कि इसके विपरीत। ओह नहीं, क्या सुश्री मुझसे नाराज होंगी? सुश्री, आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मैं कसम खाता हूं कि मेरा ऐसा होने का इरादा नहीं था। उसने दोषी महसूस करते हुए जगह छोड़ने से पहले एक गहरी सांस ली। अपने छात्रावास वापस जाते समय उसने अचानक अपने 3 दोस्तों के बारे में सोचा, जिन्होंने उसे और लिलियन को अभी अभी कुछ गोपनीयता देने के लिए कई बहाने बनाए थे। ये जानते हुए कि वे शायद कुछ रसदार कहानियों के साथ वापस आने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, आंखों में चमक के साथ उसने बेपरवाही से अपना रास्ता जारी रखने का नाटक किया। हालांकि उसी समय उसने धीरे धीरे अपनी गति धीमी कर दी। उसके 500 मीटर आगे एक बास्केटबॉल कोर्ट था और उसके ठीक पीछे पुरुषों का छात्रावास था। यह एक ऐसा रास्ता था जिसे बिजनेस यूनिवर्सिटी का हर छात्र जानता होगा, और यह वह रास्ता भी था जिसे कार्तिक शुरू में अपने कमरे में वापस जाने के लिए लेना चाहता था। हालांकि बास्केटबॉल कोर्ट से आगे बढ़ते हुए उसने अचानक अपना मन बदल लिया। वह सीधे स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। 10 मिनट के बाद वह एक अंधेरी और सुनसान गली में पहुंच गया। अब तक आसमान काला हो चुका था और गली को रोशन करने वाली एकमात्र रोशनी एक पुराने और मंद स्ट्रीट लैंप से आ रही थी। बीच बीच में ये भिनभिनाता और टिमटिमाता था, जैसे कि यह किसी भी क्षण बुझने वाला हो। कार्तिक गली में घुसा और इत्मीनान से मुड़ने से पहले स्ट्रीट लैंप के नीचे अचानक रुक गया। तभी कोने से तेज तेज कदमों की एक श्रृंखला आई और जल्द ही लोगों का एक समूह गली में भाग गया। समूह का नेतृत्व तोंदवाला लियो कर रहा था। टस्क टस्क, यहाँ तक मेरा पीछा करने के लिए धन्यवाद, कार्तिक ने अपनी आवाज़ में मजाक के भाव के साथ कहा। लियो उसके कथन से क्षण भर के लिए चौंका, लेकिन उसके बाद हंसने लगा। चूंकि तुम जानते थे कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, कायरों की तरह छिपने के बजाय तुम हमें यहाँ क्यों लाए? क्या मुझे तुम्हारी बहादुरी की प्रशंसा करनी चाहिए या बेवकूफ़ होने के लिए तुम्हारी आलोचना करनी चाहिए? जैसे ही उसने ये कहा, उसके पीछे समूह से मजाकिया हंसी की गड़गड़ाहट आई। हा, अपने चेहरे पर एक शालीन मुस्कुराहट फैलाते हुए लियो कार्तिक की ओर बढ़ा और एक डंडा उसकी जेब से धमकाने वाले अंदाज में निकला। उसके अनुचरों ने भी उसका पीछा किया। एक झटके में डंडों से लैस लगभग 8 गुंडे कार्तिक को उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते हुए पकड़ लिया। बेवकूफ़, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं 2 साल से अधिक समय से बीयू में हूँ और आज पहली बार मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। क्या तुम जानते हो कि मुझे अपमानित करने वालों का क्या होता है? लियो ने थूका, उसका भाव हर पल गंभीर होता जा रहा था। कम से कम कहें तो माहौल तनावपूर्ण था। ऐसी भयावह स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति डर से कांप जाता और माफ़ी की भीख मांगता, लेकिन कार्तिक पूरी तरह से सहज लग रहा था क्योंकि उसने अपने हाथ जेबों में डाले और बेपरवाही से स्ट्रीट लाइट के सामने झुक गया। ओह, सच में? उसने ठहाका लगाया और अपनी मुस्कान को चौड़ा करते हुए लियो को देखा। क्या तुम जानते हो कि मेरे साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या होता है? समूह 3 सेकंड के लिए मौन में डूब गया। कार्तिक ने अपने सामने खड़े लोगों की तरफ हाथ उठाकर कहा, बस बहुत हो गया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे इसके बाद भी कुछ करना है। अगले ही पल लियो के चेहरे पर मुस्कान एक दुर्भावनापूर्ण गुर्राहट में बदल गई और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को निर्दयता से कार्तिक के चेहरे की तरफ घुमाया। भाड़ में जाओ, कमीने। उसे पूरा भरोसा था कि इस वार से कार्तिक के कई दांत टूट जाएंगे। हालांकि जैसे ही लियो को लगा कि वह अपने उद्देश्य में सफल होने जा रहा है, कार्तिक अचानक से झुक गया और तेजी से उसके पास आ गया। वह इतना तेज था कि लियो को उसकी हरकतें समझ में नहीं आईं। अगले ही पल कार्तिक ने लियो के चेहरे पर जोर से कोहनी मारी, जिससे लियो हवा में उड़ गया। लियो के साथी स्तब्ध होकर वहीं जम गए और अपने नेता को गली से 2 मीटर नीचे उड़ते हुए देखते रहे। लियो जमीन पर एक जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा, जिससे वे अपनी तंद्रा से बाहर आ गए। वे तुरंत चिल्लाए, बॉस। लियो ने अपना हाथ सिर पर रखा, उसे चक्कर आ रहा था। एक पल बाद वह लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसके मुंह में कुछ विदेशी चीज़ महसूस हुई। उसने सहज रूप से उन्हें थूक दिया, केवल ये जानने के लिए कि वे उसके 2 सामने के दांत थे। पूरी तरह से क्रोधित होकर वह दहाड़ा, उसे मार डालो। उसके अधीनस्थ तुरंत अपने हाथों में डंडे लेकर कार्तिक की ओर बढ़े। दूसरी ओर कार्तिक शांत और स्थिर था। वह थोड़ा नीचे झुका और अपने कुछ विरोधियों को जोरदार लोअर स्वीप किक मारी, जिससे वे गिर गए। 1 मिनट के भीतर वे सभी जमीन पर पड़े थे, पीड़ा में कराह रहे थे। हार मानने को तैयार नहीं। उनमें से एक ने शाप दिया, लानत है। मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। जैसे ही उनमें से एक आदमी अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था, कार्तिक उसने अपना पैर उस पर पटक दिया, जिससे वह नीचे ही रहने को मजबूर हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पसलियां किसी भी क्षण टूटने वाली हैं। उसने आखिरकार कार्तिक के खिलाफ संघर्ष करना बंद कर दिया और चुपचाप जमीन पर लेट गया। उस आदमी से अपना पैर हटाने के बाद कार्तिक ने धीरे से अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और लियो पर अपनी नज़र डाली।
लियो के चेहरे पर गुस्से से भरे भाव देखकर वह मुस्कुराया। इससे लियो को ऐसा झटका लगा मानो उसे किसी सांप ने काट लिया हो। उसकी आंखें डर से चमक उठीं, लेकिन जल्द ही वह इसे बलपूर्वक दबाने में कामयाब हो गया और कार्तिक के सामने भयभीत न होकर अपनी आखिरी गरिमा को बनाए रखने की कोशिश की। इसे एक चेतावनी के रूप में लें। मुझे परवाह नहीं है कि आप बीयू में दूसरों को कैसे धमकाते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप चले जाएं और जब आप मुझे और मेरे साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को देखें, खासकर लिलियन को, तो जितना हो सके दूर रहें। जैसे ही उसने ये कहा, कार्तिक धीरे धीरे लियो की ओर बढ़ा, नीचे झुका और जमीन से डंडा उठा लिया। उसने इसे एक हाथ में घुमाया और दूसरे हाथ से डंडे का दूसरा छोर पकड़ लिया। अन्यथा आपका भी यही हाल होगा। क्रैक। इसके बाद कार्तिक ने टूटे हुए डंडों के टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया और गली से बाहर चला गया। वह छात्रावास में वापस गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अर्जुन और अन्य लोगों ने उसे एक सेकंड में घेर लिया और एक चंचल मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगे। वे उत्सुकता से उसके रसदार विवरण का इंतजार कर रहे थे। कार्तिक, कैसा है? अब तुम कितने करीब हो? क्या तुमने अपने प्यार का इजहार किया? क्या तुमने हाथ पकड़े? क्या तुमने किस किया? खांसी खांसी, क्या तुम साथ सोए हो? प्रतिक्रिया न जानते हुए कार्तिक ने असहायता से अपनी नाक रगड़ी और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान का सहारा लिया। क्या तुम लोगों के विचार शुद्ध नहीं हो सकते? कार्तिक ने अपनी आंखें घुमाई और थकावट से उत्तर दिया। अरे कार्तिक, हम तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, है ना? तुम्हें याद होगा कि जब तुमने लियो को 2 लाख की नकदी थमा दी थी तो वह कितना बुरा लग रहा था। हा। लियो हमेशा से ही कैंपस में धौंस जमाता रहा है। मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब उसके लिए चीज़ें इतनी बुरी हो गईं। कार्तिक, तुम एक असली मर्द हो। मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही कैंपस में अपना नाम बना लोगे, क्या तुम्हें नहीं लगता? कार्तिक ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, लेकिन वह अपने भीतर से आती गर्मजोशी को महसूस कर सकता था। बिजनेस यूनिवर्सिटी में बिताया गया 1 साल कार्तिक के जीवन का सबसे वीरान समय था। दूसरों की नज़र में कार्तिक एक दरिद्र और दयनीय लड़का था जो दोस्ती के लायक नहीं था। उसके साथ या तो उदासीनता या उपहास का व्यवहार किया जाता था। उसके सामने के 3 लोग ही उसके साथ तब भी खड़े रहे जब वह घोर दुख में था। वे हमेशा उसके साथ हर तरह की खुशियां या दुर्भाग्य बांटने के लिए मौजूद थे। पहले भी ऐसा ही होता था और अब भी ऐसा ही है। ओह ठीक है कार्तिक। तभी समीर को कुछ याद आया, इसलिए उसने कार्तिक को बहुत सख्ती से पुकारा। जब हम अभी अभी लौटे तो कोई तुम्हें ढूंढते हुए हमारे छात्रावास में आया था। कोई मुझे ढूंढ रहा था। कार्तिक थोड़ा हैरान हुआ। ओह हाँ, ये सही है, अर्जुन और आरव ने कहा, क्योंकि उन्हें भी कुछ याद आ गया था। हम लगभग भूल ही गए थे। जब हम अभी अभी छात्रावास में वापस आए तो 2 लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे तुम्हें देखने आए हैं। हमने उन्हें बताया कि तुम किसी और काम में व्यस्त हो और इतनी जल्दी वापस नहीं आओगे, इसलिए उन्होंने एक संपर्क नंबर छोड़ा और हमें याद दिलाने के लिए कहा कि जब तुम वापस आओ तो उन्हें कॉल करो। इतना कहते ही आरव ने अपना फ़ोन निकाला, अपने कॉन्टैक्ट्स में से एक नंबर ढूंढा और कार्तिक को दिखाया। यही है। जैसे ही कार्तिक की नज़र अपरिचित अंकों की श्रृंखला पर पड़ी, उसके भीतर की घबराहट और भी बढ़ गई। वे दोनों लोग कैसे दिखते हैं? क्या तुम्हें याद है? दोनों सूट पहने हुए थे और क्रू कट थे। उनमें से एक लंबा और पतला था जिसकी नाक टेढ़ी थी, जबकि दूसरा मजबूत दिखाई दे रहा था। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था और पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोला, आरव ने बताया। कार्तिक ने कुछ देर सोचा, लेकिन अंत में अपना सिर हिला दिया। आरव द्वारा बताए गए 2 लोगों के बारे में उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था। जाहिर है वह उनसे कभी नहीं मिला था। फिर भी वह ये जानकर हैरान था कि कोई उसे ढूंढ रहा था। रुको, कुछ ठीक नहीं है। ये सोचते हुए कार्तिक के दिमाग में एक जानी पहचानी छवि कौंधी। कोल्टन, मुझे नंबर भेजो, कार्तिक ने कहा और अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। ज़रूर, आरव ने जवाब दिया। जैसे ही कार्तिक ने अपना फ़ोन अनलॉक किया, उसने कोल्टन द्वारा भेजा गया टेक्स्ट मैसेज देखा। उसने नंबर कॉपी किया और तुरंत कॉल किया। बीप बीप, फ़ोन 2 बार बजा, उसके बाद दूसरी तरफ से उठाया गया। हेलो, कार्तिक ने संकोच से कहा। हे, दूसरी तरफ से एक हल्की फुल्की लेकिन मोहक हंसी आई। सिर्फ आवाज़ ही कार्तिक के रोंगटे खड़े करने और उसे अवाक कर देने के लिए काफ़ी थी। ये सच में तुम हो, नौजवान? मेरे अधीनस्थों ने मुझे बताया था कि तुम इतनी जल्दी कॉल का जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम यहाँ हो, कुछ ही समय में वापस कॉल कर रहे हो। तुम्हें मेरी याद आती है न? हा। उसने उस कामुक आवाज़ को सुना जो किसी की हड्डियों को झंझना सकती थी और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसकी नसों में खून दौड़ रहा था। सुश्री स्टॉलिंग, क्या बात है? कार्तिक ने पहल करते हुए पूछा कि वह उसे क्यों ढूंढ रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर वह उसे अपनी बात कहने देता रहा तो काव्या क्या कहेगी। क्यों? तो तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके लिए मैं तुमसे संपर्क कर रहा हूँ? विक्टोरिया का फटकारने वाला और सवालिया लहजा फ़ोन पर सुना जा सकता था।
कामुक रूप से आकर्षक से लेकर आंसू भरी दयनीय तक, वह वास्तव में किसी का दिल पिघला सकती थी। खांसी। सुश्री स्टॉलिंग, मजाक करना बंद करो। ओह, तुम बहुत बेरहम लड़के हो। मैंने तुम्हारे ठिकाने के बारे में विशेष रूप से पूछा और आखिरकार तुमसे संपर्क किया। हमने केवल कुछ ही समय के लिए बातचीत की है और तुम पहले से ही अधीर हो गए हो। उस समय काव्या आराम से अपने घंटे के आकार के शरीर को रॉकिंग कुर्सी पर टिका रही थी। उसके गोरे पैर उसके गाउन के नीचे छिपे हुए थे और उसके पैर टखनों पर पार किए हुए थे। उसका थोड़ा दुखी मुंह आकर्षक और सुंदर था, लेकिन किसी को भी अपनी आंखों से ऐसी सुंदरता की सराहना करने का सम्मान नहीं था। अहम, कार्तिक सूखी खांसी में बोला और उसे नहीं पता था कि उसे कैसे जवाब दे। काव्या एक ऐसी दुष्ट है, मुझे यकीन है कि बहुत कम पुरुष उसे वश में कर सकते जैसे कि वह कार्तिक की भावना को समझ सकती थी। काव्या खिलखिलाकर हंसी और आखिरकार उसने कार्तिक को चिढ़ाना बंद कर दिया। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। हाँ, मिस स्टॉलिंग, आप मजाक कर रही हैं। आप विक्टोरिया चैम्बर की मालकिन हैं और मैं केवल एक साधारण विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। यदि आप भी कुछ हल नहीं कर सकती हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कार्तिक ने चतुराई से उत्तर दिया और हंसा। मुझे इतनी जल्दी मना मत करो, मैं तुमसे कोई समस्या सुलझाने के लिए नहीं कह रही हूँ, काव्या ने लापरवाही से उत्तर दिया। मैं तुम्हें मेरे साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। वह कौन सा कार्यक्रम है? कार्तिक ने जिज्ञासा से पूछा। प्राचीन मेला। काव्या ने अपनी आवाज़ कम की और प्रत्येक शब्द का उच्चारण इस तरह किया जैसे वह फुसफुसा रही हो। सिम्पसन परिवार के संभावित उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में कार्तिक निश्चित रूप से जानता था कि प्राचीन मेला क्या होता है। न केवल वह जानता था कि यह क्या है, बल्कि उसने 2 साल पहले येलव्यू में अपने दादा के साथ एक में भाग भी लिया था। आमतौर पर साल में एक बार आयोजित होने वाला यह मेला एक ऐसा समारोह था जिसमें अनगिनत प्राचीन प्रेमी, संग्रहकर्ता और डीलर इकट्ठा होते थे। मेले के भीतर एक स्वतंत्र बाजार भी था जहां लोग व्यापार कर सकते थे और वस्तुओं को देख सकते थे। वास्तव में मेले का मुख्य आकर्षण इसकी नीलामी थी। होरिंगटन वर्टिसिल्वर का एक सीमांत शहर था, ये प्रशासनिक केंद्र भी नहीं था। होरिंगटन के प्राचीन मेले के पैमाने के बावजूद वहां उपस्थित लोगों की संख्या कभी भी उस मेले से मुकाबला नहीं कर सकती थी जिसे कार्तिक ने येलव्यू में देखा था। फिर भी कार्तिक को उसके परिवार द्वारा एक परीक्षा दी गई थी जिसके तहत उसे 1 वर्ष में 1 बिलियन की आय उत्पन्न करनी थी। इसका मतलब था कि कार्तिक को न केवल कम से कम समय में संपत्ति अर्जित करनी थी, बल्कि उसे अपने संपर्कों का एक नेटवर्क भी बनाना था। प्राचीन वस्तुओं का मेला उसके लिए कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों और होरिंगटन के उच्च वर्ग से परिचित होने का एक बड़ा अवसर होगा। इस बीच वह इस अवसर का लाभ उठाकर स्थानीय प्राचीन वस्तुओं के बाजार में भी जा सकता था और खुद को कुछ बना सकता था। इससे उसे निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो क्या आप रुचि रखते हैं? विक्टोरिया की आवाज़ एक अस्पष्ट हंसी के साथ दूसरी तरफ से फिर से गूंजी। मैंने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है, आप मुझे मना नहीं करेंगे, है ना? कब है? कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और पूछा। 1 महीने बाद। जरूर, कार्तिक ने बिना कुछ सोचे सहमति व्यक्त की। हाँ, ठीक है, मैं तब आपसे मिलूंगा। बीप। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूसरी तरफ से कॉल समाप्त हो गई। कार्तिक। काव्या अपनी रॉकिंग चेयर पर वापस लेट गई और अपना सिर अपनी हथेली पर टिका दिया। होरिंगटन के बिजनेस यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष का छात्र, इससे पहले उसके प्रोफाइल में कुछ भी नहीं था। कितना दिलचस्प युवक है। वाह कार्तिक, क्या यह अभी फोन पर काव्या हो सकती है? विक्टोरिया चैम्बर की मालकिन। जैसे ही कार्तिक ने फोन रखा, आरव ने आश्चर्य से बगल से पूछा। हाँ, कार्तिक ने सिर हिलाया। ओह माय, उस महिला ने वास्तव में आपसे संपर्क करने की पहल की। फेलिक्स की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैंने तुम्हें क्या बताया? वह तुम में दिलचस्पी रखती है ना? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। कार्तिक ने अर्जुन को एक असहाय मुस्कान दी, जिसके बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। वह महिला उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। अर्जुन ने हैरानी में अपना सिर खुजलाया। उसे लग रहा था कि कार्तिक, जिसके साथ वह 1 साल तक रहा था, वह रातों रात किसी ऐसे व्यक्ति में बदल गई थी जिसे वह शायद ही जानता हो। खैर, मुझे लगता है ये सामान्य है। अगर उसका 1 साल का डॉममेट अचानक अरबपति बन जाए तो किसी को भी एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तभी कार्तिक ने जो फोन अभी जेब में रखा था, वह वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला और उस पर नजर डाली। यह उसके फोन पर मौजूद किसी एप्लीकेशन से आया नोटिफिकेशन था, जिसे कार्तिक आमतौर पर अनदेखा कर देता। फिर भी उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। यह उस लाइव स्ट्रीम एप्लीकेशन से एक नोटिफिकेशन था जिसे उसने अभी इंस्टॉल किया था, जो उसे उसकी देवी के लाइव स्ट्रीम के बारे में सूचित कर रहा था। मैं देवी को निहारने जा रहा हूँ, हम फिर कभी बात करेंगे। कार्तिक का चेहरा फोन पर संदेश पढ़ते ही चमक उठा। अपना हेडसेट ढूंढने के लिए वह बिस्तर पर लेट गया और अपने दोस्तों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए उत्सुकता के साथ लाइव स्ट्रीम में शामिल हो गया। फेलिक्स, कोल्टन और समीर अवाक रह गए।
चूंकि वह एक पुराना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए ऐप धीमी गति से लोड हुआ। 10 सेकंड से अधिक समय तक लोडिंग स्क्रीन को देखने के बाद ऐप आखिरकार लोड हुआ। हालांकि स्ट्रीम उसके सामने आने से पहले वीडियो को बफरिंग खत्म होने में कुछ और समय लगा। जब कार्तिक को और इंतज़ार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था तो उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए। आखिरकार वह पहले से ही अदिति की आवाज़ सुनने के लिए अधीर था। उस पल उसे एक नया फ़ोन लेने की इच्छा हुई। सौभाग्य से एक मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी और इसके बाद अदिति सदमे में हौंफने लगी। मिस्टर सिम्पसन यहाँ हैं। स्वागत है मिस्टर सिम्पसन। उसके बोलते ही टिप्पणी अनुभाग में हलचल मच गई। मिस्टर सिम्पसन यहाँ हैं। स्वागत है मिस्टर सिम्पसन। स्वागत है, स्वागत है। कार्तिक ने अपनी नाक खुजाई क्योंकि वह टिप्पणी अनुभाग में आए स्वागत संदेशों को देख रहा था। दोपहर में देवांश के साथ हुए विवाद के बाद उसे अदिति की लाइव स्ट्रीम पर मशहूर होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह इस बात से बेखबर था कि उसके कार्यों के कारण और अधिक लोग लाइव स्ट्रीम से जुड़ गए थे। वास्तव में अदिति को देखने से ज़्यादा लोग उसे देखने के लिए शामिल हुए थे। चूंकि उसने इतना ध्यान आकर्षित कर लिया था, कार्तिक अब चुपचाप नहीं देख सकता था। अपनी उंगलियों को तेजी से टाइप करने से लाइव स्ट्रीम के शीर्ष पर एक बैनर उभरा। मिस्टर सिम्पसन ने एक बैनर उपहार में दिया है। मम्मा हम। थोड़ा सिर हिलाते हुए अदिति ने बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हुए अपना गाना जारी रखा। जैसे ही गाना खत्म हुआ, कमेंट सेक्शन में फिर से हलचल मच गई। आप सभी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे अपने उपहार भेजना न भूलें। अदिति ने याद दिलाया। हम एक और गाना सुनना चाहते हैं। फिर से, देवी, फिर से। उस समय दर्शकों में से कई लोग जो और सुनना चाहते थे, उन्होंने उसका उत्साहवर्धन किया। ठीक है, ठीक है। ये देखते हुए कि वे उसके लिए कितना शोर मचा रहे थे, अदिति स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई क्योंकि वह उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि इस समय क्या गाना है। आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? द गर्ल फ्रॉम इपानेमा, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, फ्लाई मी टू द मून। जैसे ही उसने बात की, कई श्रोताओं ने उन गीतों को टाइप किया जो वे सुनना चाहते थे। हम विभिन्न अनुरोधों की संख्या को देखते हुए अदिति ने मुंह बना लिया। वह अनिर्णय में पड़ गई। ठीक है, हम ऐसा क्यों नहीं करते? अचानक उसे एक विचार आया। क्यों न हम मिस्टर सिम्पसन को गाना चुनने दें? आप सभी क्या सोचते हैं? कोई समस्या नहीं। ज़रूर, फिर उन्हें चुनने दें। ठीक है, ज़रूर, बहुत अच्छा, चूंकि हम सभी सहमत हैं। मिस्टर सिम्पसन, आप मुझसे कौन सा गाना गवाना चाहेंगे? कोई बात नहीं, अदिति ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। अगले ही पल गिटार की झनकार सुनाई दी। उसके बाद अदिति की मोहक आवाज़ सुनाई दी। गर्मी का मौसम है और जीना आसान है। मछलियाँ उछल रही हैं और कपास ऊंचा है। ओह, तुम्हारे डैडी अमीर हैं और तुम्हारी माँ सुंदर है, इसलिए चुप रहो छोटे बच्चे, तुम मत रो। अपनी आंखें बंद करके कार्तिक ने खुद को धुन में डुबो दिया। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अदिति न केवल सुंदर थी, बल्कि संगीत में भी प्रतिभाशाली थी। कवर गाने के अलावा वह मूल गायकों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को भी व्यक्त कर सकती थी। नतीजतन उसकी आवाज़ उसे एक सुंदर आरामदायक जगह पर ले गई। जल्द ही अदिति ने गीत के आखिरी बोल समाप्त कर दिए क्योंकि संगत धीरे धीरे रुक गई। ये सुंदर है। जाओ देवी, जाओ। मिस्टर सिम्पसन, क्या आप अपनी प्रशंसा नहीं दिखाने जा रहे हैं क्योंकि हमारी देवी ने आपके द्वारा चुना गया गीत गाया है? ये सही है। थोड़ा प्यार दिखाओ मिस्टर सिम्पसन। चलो, उसे उपहारों से नहलाओ। जब भीड़ ने उनका उत्साहवर्धन किया तो कार्तिक मुस्कुराए और उपहारों की झड़ी लगा दी। मी सिम्पसन ने गिगी को 28 यॉट उपहार में दिए हैं। मी सिम्पसन ने गिगी को 9 सुपर रॉकेट उपहार में दिए हैं। प्रभावशाली, अद्भुत। लाइव स्ट्रीम में शामिल हुए किसी व्यक्ति ने पूछा, ये कौन अमीर और उदार व्यक्ति है जिसने उसे सिर्फ एक गाना गाने के लिए यॉट और सुपर रॉकेट उपहार में दिए? अरे, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आपने दोपहर में दिए गए लाखों डॉलर नहीं देखे जैसे कि यह कुछ भी नहीं था? वाह, यह अविश्वसनीय है। 2 वार्म अप गानों के बाद लाइव स्ट्रीम का मूड और भी ज़्यादा जीवंत हो गया। अदिति ने गाना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपने प्रशंसकों के साथ कुछ समय चैटिंग में बिताया। उस पल उसे अचानक एक गुमनाम सूचना मिली। लिंकअप अनुरोध। लिंकअप का इस्तेमाल आमतौर पर ऑनलाइन स्ट्रीमर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करते हैं। ये सभी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक व्यापक अभ्यास है। इससे पहले अदिति की लाइव स्ट्रीम को अपने खोल से बाहर निकलना मुश्किल लगता था। आखिरकार बहुत कम ऑनलाइन स्ट्रीमर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए शायद ही उसके किसी साथी ने उसे देखा हो। उसके साथ लिंकअप सेशन आयोजित करना तो दूर की बात है। हालांकि उस दिन कार्तिक ने उसे ढेर सारे पैसे दिए। वह डली गिफ्ट लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर पहुंच गई। उसकी लोकप्रियता में अचानक वृद्धि ने अन्य ऑनलाइन स्ट्रीमर की रुचि को बढ़ा दिया जो फिर उससे मिलना चाहते थे।
अदिति को जो बात चौंकाती थी वह ये थी कि अनुरोध करने वाली ऑनलाइन स्ट्रीमर जीनेट क्वीन थी, जो लगातार प्लेटफॉर्म पर शीर्ष 10 स्ट्रीमर में से एक थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अदिति ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और लाइव स्ट्रीम स्क्रीन 2 भागों में विभाजित हो गई। बाईं ओर अदिति थी, दाईं ओर एक नई विंडो खुली। ये जीनेट है। वाह, जीनेट वास्तव में यहाँ है। जीनेट, जीनेट, जीनेट यहाँ क्यों है? टिप्पणियों की बौछार के बीच आखिरकार नई विंडो लोड हुई। ऑफ शोल्डर स्वेटर पहने कंधे तक लंबे बाल वाली एक महिला सबके सामने आई। हेलो, हेलो। जिस क्षण उसने स्क्रीन पर सभी का अभिवादन किया, टिप्पणी अनुभाग जीनेट के नाम से भर गया। ऐसा लगा जैसे कोई प्रसिद्ध हस्ती अभी अभी अंदर आई हो। जीनेट क्वीन, कार्तिक ने चौंक कर कहा। ऑनलाइन स्ट्रीमर को मिले हार्दिक स्वागत से वह दंग रह गया। वह कौन है? वह इतनी लोकप्रिय क्यों है? जीनेट क्वीन, कार्तिक, क्या आपने अभी उस नाम का उल्लेख किया? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? कोल्टन, बेशक, मैं जानता हूँ। वह एक प्रसिद्ध ऑनलाइन स्ट्रीमर है और बेहद लोकप्रिय है। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उसका लाइव स्ट्रीम देख रहे हो? क्या वह खूबसूरत नहीं है? आंखें सिकोड़ते हुए आरव ने उसे एक शरारती नज़र से देखा। जीनेट के चेहरे पर नज़र डालने के बाद कार्तिक असमंजस में पड़ गया। वह ठीक दिखती है लेकिन अभी भी अदिति से बहुत दूर है। अगर अदिति लाइव स्ट्रीम पर अपना चेहरा दिखाती है, वह आसानी से जीनत से लाइमलाइट चुरा लेगी। अरे, यदि ये दैनिक उपहार लीडरबोर्ड पर आज की नेता नहीं है तो गिगी। हम आखिरकार लिंक करते हैं। आप कैसे हैं? उस क्षण जीनत की आवाज़ कार्तिक के हेडसेट से गूंजी। हेलो, जीनत, अदिति ने प्यार से जवाब दिया। मुझे उत्सुकता है कि आप कैसी दिखती हैं, गिगी। आखिरकार आप ही हैं जिन्हें आज सबसे अधिक उपहार मिले हैं। आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? मुझे यकीन है कि हर कोई मेरी तरह उत्सुक है, जीनेट ने पूछा खिलखिलाते हुए। उस पल टिप्पणी अनुभाग में हंगामा हुआ। ज़्यादातर टिप्पणियां अदिति के चेहरा दिखाने के बारे में थीं। अपने फ़ोन को देखते हुए कार्तिक ने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया क्योंकि वह जीनत को गौर से देख रहा था। वह कितनी मिलनसार दिखती है, इसके बावजूद उसके शब्दों ने अदिति को मुश्किल में डाल दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने ये जानबूझकर किया था। हाँ, मैं इसी तरह अपना लाइव स्ट्रीम चलाती हूँ। इसके अलावा हर कोई मेरी आवाज़ की वजह से देखने आता है, इसलिए मेरा रूप रंग महत्वपूर्ण नहीं है, अदिति ने जवाब दिया। चलो, तुम बस दूसरों को अपना चेहरा न दिखाने देकर तुच्छता कर रहे हो। मुंह बनाते हुए जीनत ने शिकायत करने का नाटक किया। न जाने क्या कहना था, अदिति ने केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। कार्तिक ने अपनी भौहें तीव्रता से सिकुड़ीं। पहला प्रयास अनजाने में हुआ हो सकता है, लेकिन दूसरी बार उसके आग्रह ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लगता है कि अदिति को चार्ट के शीर्ष पर भेजकर उसने एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी को आमंत्रित किया है। ठीक है, ठीक है, हम ऐसा क्यों नहीं करते? चलो एक लोकप्रियता प्रतियोगिता रखते हैं। अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम यहाँ सभी को अपना चेहरा दिखाओगी। अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं जो भी कहोगी मैं करूँगी। कैसा रहेगा? मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई तुम्हारा चेहरा देखना चाहता है। तुम उन्हें निराश नहीं करना चाहती हो, है ना? जीनत ने हंसी मजाक करते हुए बोलना जारी रखा। हालांकि उसके शब्दों ने अदिति पर इतना दबाव डाला था कि वह मना नहीं कर पा रही थी। भौहें सिकुड़ते हुए अदिति दुविधा में थी कि क्या सहमत होना चाहिए। ऑनलाइन स्ट्रीमर्स के बीच एक लोकप्रियता प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें विजेता वह पार्टी होती है जिसे प्रशंसकों से सबसे अधिक उपहार मिलते हैं। आमतौर पर हारने वाले को विजेता द्वारा सजा के रूप में कुछ करने के लिए कहा जाता है। आमतौर पर ऐसी चुनौती केवल तभी जारी की जाती है जब दोनों ऑनलाइन स्ट्रीमर्स समान कद के हों। हालांकि जीनेट एक अच्छी तरह से स्थापित शीर्ष 10 स्ट्रीमर थी, जबकि अदिति को अभी भी एक छोटी मछली माना जाता था। इसलिए उनके बीच की खाई बहुत बड़ी थी। अदिति एक नेक इरादे वाली चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। आखिरकार ऐसे प्रसिद्ध ऑनलाइन स्ट्रीमर के साथ प्रतिस्पर्धा करने से निश्चित रूप से उसकी खुद की लोकप्रियता बढ़ेगी। हालांकि जीनत ने जो अनुरोध किया वह ऐसा था जिसे अदिति सहमत नहीं हो सकी। चुनौती स्वीकार करो, गिगी, इसे स्वीकार करो। गिगी, डरो मत, हमारे साथ मिस्टर सिम्पसन हैं। इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो। अचानक टिप्पणी अनुभाग प्रशंसकों द्वारा उसे उकसाने से भर गया। इसने अदिति को और भी मुश्किल स्थिति में डाल दिया। ऐसी परिस्थितियों में यदि उसने चुनौती को अस्वीकार कर दिया तो यह उसके लिए बुरा होगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ? जैसे ही अदिति निर्णय लेने में असमर्थता से तनाव में थी, उसकी स्क्रीन पर एक निजी संदेश आया। मिस्टर सिम्पसन, गिगी, चुनौती स्वीकार करो। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीतो। मैसेज देखकर अदिति की बेचैनी अचानक कम हो गई। लाइव स्ट्रीम पर कार्तिक के होने के बावजूद अदिति अभी भी असुरक्षित महसूस कर रही थी। आखिरकार जीनत की लोकप्रियता को देखते हुए उसके कुछ अमीर प्रशंसक भी होंगे।
इसके अलावा कार्तिक ने दोपहर में ही उसे करोड़ों के तोहफे भेजे थे, जिससे उसकी हिम्मत टूट गई होगी। अगर वह जीनत की चुनौती स्वीकार कर लेती तो कार्तिक की उसे समर्थन देने की क्षमता निश्चित रूप से कम हो जाती। ये देखते हुए कि उसका सबसे बड़ा समर्थक कमजोर हो गया था और लोकप्रियता के मामले में वह जीनत से बहुत दूर थी, अदिति को लगा कि लोकप्रियता प्रतियोगिता जीतना एक कठिन काम था। नतीजतन वह चुनौती स्वीकार करने में झिझक रही थी। हालांकि अब जब कार्तिक ने उसे आश्वस्त कर दिया था तो इसका मतलब था कि वह उसे विजेता बनाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। इसके अलावा जीनत के शब्दों ने अब उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अगर वह चुनौती को अस्वीकार करती तो यह उसके लिए विनाशकारी होता। सभी विचारों को देखते हुए अदिति ने अपने दांत पीस लिए और हिम्मत जुटाई। ठीक है, यदि हर कोई यही चाहता है तो मैं खुशी से चुनौती स्वीकार करूंगी। हे, यह आपके लिए गिगी है। अब खेल शुरू, जैनेट ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। उसके बाद उसने अदिति को लोकप्रियता प्रतियोगिता का निमंत्रण भेजा, जिसे अदिति ने स्वीकार कर लिया। उस पर उनके सामने एक प्रगति पट्टी दिखाई दी। अदिति का लाल था जबकि जैनेट का नीला था। दोनों ने एक ही स्तर से शुरुआत की। उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होते ही संगीत बजने लगा। 3, 2, 1 शुरू। जिस क्षण शुरू शब्द दिखाई दिया, जैनेट ने एक गाना गाना शुरू कर दिया। तब से उनके संबंधित प्रगति बार बढ़ने लगे। 0 से शुरू होकर वे लाइव स्ट्रीम उपहारों के आने के साथ बढ़ते रहे। हालांकि लोकप्रियता में भारी अंतर के कारण अदिति की प्रगति पट्टी जल्दी ही जैनेट द्वारा दब गई। अदिति के प्रशंसक चिंतित हो गए जब उन्होंने देखा कि अदिति कितनी तेजी से पीछे चल रही है। हाँ, जीनेट अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। वह कुछ ही समय में अपनी बढ़त को दोगुना करने में सफल रही। आगे बढ़ो जीनेट, हम तुम्हारे ठीक पीछे हैं। विपरीत दिशा में खड़े लोगों को हार मान लेनी चाहिए। बढ़त बहुत ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है। जीनेट के प्रशंसक अहंकारी व्यवहार करने लगे। प्रगति बार ने दिखाया 13,314, 59,987। जब उसने देखा कि वह प्रगति पट्टी पर कितना पीछे रह गई है तो अदिति मदद नहीं कर सकी, लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। घबराते हुए उसने अपने होंठों को थोड़ा बंद कर लिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अचानक लाइव स्ट्रीम के शीर्ष पर एक बैनर अधिसूचना के साथ दिखाई दिया, गिगी, आपको मिस्टर सिम्पसन से एक बैनर मिला है। उस समय अदिति की प्रगति पट्टी, जो अपने शुरुआती आकार के 20% तक सिकुड़ गई थी, अचानक विस्तारित हुई और उसे अग्रणी बना दिया। गेज अब पड़ता है 1,17,311, 65,751। मिस्टर सिम्पसन आदमी है। मिस्टर सिम्पसन अद्भुत है। जाओ मिस्टर सिम्पसन, उसे नष्ट करो। जब उसने देखा कि अभी क्या हुआ, अदिति, जिसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे हवा में निलंबित कर दिया गया था, ने आखिरकार राहत की सांस ली। जिस क्षण उसने गाना शुरू किया, जीनत के अनुयायी विस्मय में हौंफने लगे क्योंकि अदिति की खूबसूरत आवाज उनके कानों में भर गई। मुंह बनाते हुए जीनत ने छेड़खानी से बड़बड़ाते हुए कहा, ओह, मैं पीछे रह गई। जल्दी करो सब लोग, हम इस दर पर हारने वाले हैं। चाइल्डिश किड ने जीनत को 4 यॉट उपहार में दिए हैं। रिच गाई ने जीनत को 10 रॉकेट उपहार में दिए हैं। वाइटी वाइट ने जीनत को एक बैनर उपहार में दिया है। नेमलेस ने जीनत को 10 हवाई जहाज उपहार में दिए हैं। मिसिंग यू ने जीनत को 99 स्पेशल कार्ड उपहार में दिए हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन एक एक करके स्क्रीन पर भर गए, जीनत का प्रगति बार वापस बढ़त में आ गया। 1,30,991, 2,44,710। अदिति की अस्थायी बढ़त एक बार फिर चली गई। दुर्भाग्य से प्रशंसक आधार के आकार और प्रशंसकों की वित्तीय क्षमताओं में अंतर के कारण उनके प्रयास जैनेट के नेतृत्व के अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हे, मैं फिर से बढ़त पर वापस आ गई हूँ। गिगी, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, जैनेट ने आत्मसंतुष्ट होकर घोषणा की। जैसे ही वह खुश हो रही थी, स्क्रीन पर एक घोषणा दिखाई दी जिससे उसकी मुस्कान ठंडी पड़ गई। मिस्टर सिम्पसन ने गिगी को 99 सुपर रॉकेट उपहार में दिए हैं। मिस्टर सिम्पसन ने गिगी को 3 बैनर उपहार में दिए हैं। प्रगति बार अब पड़ रहा है 6,63,113, 2,51,300। अपने सदमे से उबरने के बाद जैनेट ने मुंह बनाकर चिल्लाया, ओफ, ये मुझे मार रहा है। मिस्टर क्लाउड, मेरी मदद करो। मिस्टर क्लाउड ने जैनेट को 10 बैनर उपहार में दिए हैं। अद्भुत, मिस्टर क्लाउड यहाँ हैं। हाँ, उस समय जो गाना चल रहा था वह अपना आधा पड़ाव पार कर चुका था। जब ये खत्म होगा तो ये लोकप्रियता प्रतियोगिता के अंत का भी संकेत होगा। मिस्टर क्लाउड द्वारा जैनेट को 10 बैनर उपहार में देने के बाद वह 6 से 7 लाख अंकों से फिर से बढ़त पर आ गई थी। बहुत ही कम समय में जैनेट के प्रशंसकों का मनोबल बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने बेतहाशा उपहार भेजे जिससे उसकी बढ़त और बढ़ गई। इस बीच अदिति की तरफ से मिस्टर क्लाउड के प्रकट होने के बाद से कार्तिक शांत हो गया था। इसके अलावा जैनेट की अजेय बढ़त ने अदिति के प्रशंसकों को करारा झटका दिया था। धीरे धीरे उनमें से कई ने हार मान ली, जिसके परिणामस्वरूप कम उपहार भेजे जाने लगे।
उसे जो भी उपहार मिले उससे केवल कुछ हजार अंक ही मिले। हाँ, गिगी, ऐसा लगता है कि हमारे बीच की खाई और बढ़ गई है। इस रफ्तार से तो तुम निश्चित तौर पर हार जाओगी। वैसे मिस्टर सिम्पसन कहाँ हैं? वे गायब क्यों हो गए? क्या वे मिस्टर क्लाउड से डरते हैं? जैनेट ने अदिति को ताना मारा। केवल 20 सेकंड बचे रहने पर प्रगति बार ने दिखाया 668,911 रेशियो 1,970,063। जैनेट का स्कोर अदिति के स्कोर का 3 गुना था। इसके अलावा जैनेट का स्कोर अभी भी बढ़ रहा था, जबकि अदिति का स्कोर लगभग पूरी तरह से धीमा हो गया था। 15 सेकंड, 10, 8, ऐसा लगता है कि मैं जीतने जा रही हूँ। गिगी, दंडित होने के लिए तैयार रहो। खुशी से मुस्कुराते हुए जैनेट की तिरछी आंखों में दुश्मनी चमक उठी। जैनेट जीनत इस बात से नाराज थी कि एक अज्ञात ऑनलाइन स्ट्रीमर ने उसे उस पद से हटा दिया था जिस पर वह लंबे समय से हावी थी। इसके अलावा अदिति के उस दिन के उपहारों की संख्या पूरे महीने में जमा की गई उसकी मेहनत से ज्यादा थी। दुश्मनी के अलावा जीनत ईर्ष्या से भी भरी हुई थी। अदिति को नीचा दिखाने की उसकी कोशिश के पीछे यही असली वजह थी। उसके नज़रिए से एक सभ्य दिखने वाली ऑनलाइन स्ट्रीमर होना जिसने अपने रूप को निखारने के लिए ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल किया लोकप्रिय होने का एक अच्छा तरीका था। जो अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करती वह बदसूरत होगी। इसलिए गिगी को अपनी आवाज़ पर भरोसा करना पड़ता है। इसलिए अदिति को चुनौती देने का जीनत का असली उद्देश्य लोकप्रियता प्रतियोगिता में भाग लेने का मतलब उसे अपमानित करना था। जब तक जीनत जीतती अदिति की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती, भले ही वह शर्त पूरी करे या नहीं। जीनत को विश्वास नहीं था कि कोई वास्तव में इतना मूर्ख हो सकता है कि लाखों उपहार दे। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उपहार देना अदिति का ही काम होगा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के प्रयास में। वैसे भी मिस्टर सिम्पसन के मिस्टर क्लाउड को हरा पाने की संभावना बहुत कम है। 6, 5, 4, 3 जैसे जैसे समय लगभग समाप्त होने वाला था, जीनत के चेहरे पर एक कपटी मुस्कान उभरने लगी। मिस्टर सिम्पसन, कृपया मेरी मदद करें। मैं हारना नहीं चाहती, अदिति ने संकट में फंसी युवती की तरह विनती की। जब से अदिति ने अपना लाइव स्ट्रीम शुरू किया है उसने कभी किसी से उपहार की भीख नहीं मांगी थी। हालांकि समस्या ये थी कि पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि वह एक ऑनलाइन स्ट्रीमर है जो कि वह बचने की कोशिश कर रही थी। इसलिए बहुत विचार और आंतरिक संघर्ष के बाद उसने आखिरकार कार्तिक से अपील करने का फैसला किया। मैं आपसे विनती करती हूँ मिस्टर सिम्पसन। स्वॉश। जैसे ही कार्तिक आखिरी सेकंड में अदिति के पक्ष में रुख मोड़ने के लिए तैयार था, अदिति की कोमल दलील ने उसे झकझोर दिया। आश्चर्य से हौंफते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वह 9वें आसमान पर था। क्षणभंगुर क्षण के लिए भेजे बटन पर उसकी उंगली प्रतिवर्त रूप से दूर हो गई। हालांकि उसने जल्दी से अपने होश संभाले और आखिरी सेकंड में अपनी उंगली उस पर रख दी, जिससे अदिति का प्रगति बार तेजी से बढ़ गया। सिम्पसन ने गिगी को 39 बैनर उपहार में दिए हैं। जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर दीर्घवृत्तों की बौछार हुई, दर्शक उत्साह में डूब गए। हा, धन्यवाद मिस्टर सिम्पसन, अदिति ने अगले ही पल खुशी से कहा। वह इतनी रोमांचित थी कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। अपना संयम खोते हुए उसने प्यार से कार्तिक का नाम पुकारा। एक पल पहले निराशा में डूबी हुई वह इस बात से रोमांचित थी कि वह पीछे से जीत गई। जीत निश्चित रूप से जीतने के लिए बस आगे बढ़ने की तुलना में अधिक मीठी लगी। मिस्टर सिम्पसन अद्भुत हैं, हम जीत गए, हम जीत गए, मिस्टर सिम्पसन सर्वश्रेष्ठ हैं। हा, मुझे लगा कि हम हार गए। ये बहुत अच्छा लगता है। अदिति की चीख सुनकर जीनत दंग रह गई। स्क्रीन पर नजर डालते हुए वह अदिति के लिए आने वाली बधाई टिप्पणियों से भ्रमित हो गई। उसके बाद उसने अपना ध्यान प्रगति पट्टी पर लगाया जो अब बंद हो गई थी। जब उसने इसको देखा तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी। उस पर लिखा था 6,599,113 रेशियो 2,470,063। लाल प्रगति पट्टी ने नीली पट्टी को पीछे धकेल दिया, जिससे नीली पट्टी पीछे की ओर खिसक गई और केवल नीले रंग का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देने लगा। इस बीच अदिति के सिर पर एक जीवंत उत्सव के रूप में विजय शब्द दिखाई दिया। क्या हुआ, कोई बग है क्या? काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद आखिरकार जैनेट ने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा। उसके अवचेतन मन में यह बात अकल्पनीय थी कि वह अदिति से हार गई। इसलिए परिणाम कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, वह अभी भी इनकार में डूबी हुई थी। हा, क्या तुम सिर्फ इसलिए बग को दोष दे रही हो क्योंकि तुम हार गई हो? ये कैसा बहाना है? तुम किस तरह की ऑनलाइन स्ट्रीमर हो? शीर्ष 10 में होने के बावजूद तुम थोड़ा भी खेल भावना से ओतप्रोत क्यों नहीं हो? हा, ये तो मजेदार है। यह कोई बग नहीं है, यह मिस्टर सिम्पसन का आखिरी मिनट का पलटवार है। उस समय टिप्पणी अनुभाग व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से भर गया था, जिससे जैनेट को बेहद शर्मिंदा होना पड़ा। विश्वास करने से इनकार करने के बावजूद वह वास्तविकता को बदल नहीं सकी। मैं समझ गई, ऐसा लगता है कि गिगी जीत गई है। हा, ठीक है, तुम मेरे लिए किस तरह की
सजा सोच रही हो गिगी? बोलते समय जैनेट ने दयनीय भाव दिखाया। जवाब में अदिति झिझकी। वह खुद को जैनेट के लिए जीवन कठिन बनाने के लिए नहीं ला सकती थी। हालांकि उसके एक शब्द कहने से ठीक पहले उसे अचानक एक निजी संदेश मिला। मिस्टर सिम्पसन, उससे कहो कि तुम दर्शकों की राय के साथ जाओगी। उसके बाद मेरी टिप्पणी पर ध्यान दो। मैं चाहे जो भी कहूं, तुम्हें बस उसे शब्दशः दोहराना चाहिए। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने कुछ कहने से पहले अपना मुंह खोला। उसके बाद उसने जवाब देने के लिए कीबोर्ड पर टाइप किया, बहुत अच्छा, मैं वही करूंगी जो तुम मुझसे कहोगी। अदिति के चुलबुले लहजे के जवाब में कार्तिक इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। कार्तिक ने उसे घूर कर देखा। हे भगवान, कितना क्रूर है, आरव ने बड़बड़ाते हुए कहा और पीछे हटकर फिर से खेल में लग गया। स्क्रीन की ओर मुड़ते हुए कार्तिक ने शरारती मुस्कान बिखेरी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो जीनेट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आकर गिगी को परेशान करो? परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या हुआ गिगी, क्या तुमने अभी तक मुझे दंडित करने का तरीका निकाला है? जीनेट ने पूछा। मेरे पास वाकई कोई अच्छा विचार नहीं है, अदिति ने गहरी सोच में डूबे होने का नाटक करते हुए टिप्पणी की। हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या दर्शकों के पास कोई रचनात्मक सुझाव है? जिस क्षण उसने पूछा, टिप्पणी अनुभाग विचारों से भर गया। कुछ ताज़ा और अजीब थे जबकि अन्य अधिक रूढ़िवादी और उबाऊ थे। याद रखें कि हमारे मेहमान पर बहुत कठोर न हों। अदिति ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और मुंह बना लिया। अपने मन में वह जीनत को कोस रही थी कि वह कितनी धूर्त थी। उस क्षण कार्तिक द्वारा भेजी गई लाल रंग की एक टिप्पणी स्क्रीन पर दिखाई दी। इसमें लिखा था, मेरे पास एक विचार है, क्यों ना हम उसे ब्यूटी फिल्टर के बिना लाइव स्ट्रीम करवाएं? हर कोई क्या सोचता है? हा, यह एक बढ़िया विचार है। ज़रूर, वह आपके लिए मिस्टर सिम्पसन है। उनका विचार वाकई दिलचस्प है। बहुत बढ़िया, मैं पूरी तरह इसके लिए तैयार हूँ। इसे बंद करें, इसे बंद करें। दर्शकों में से कई लोगों को यह सुझाव पसंद आया। कार्तिक ने पूछा, ऐसा लगता है कि सभी को मेरा विचार पसंद आया। हालांकि लोकप्रियता प्रतियोगिता में हारने वाले पक्ष को विजेता द्वारा सुझाए गए अनुसार ही करना था, लेकिन ज्यादातर विजेता हानिरहित सजा चुनते थे। भले ही ये दुर्भावनापूर्ण हो, लेकिन यह ऑनलाइन स्ट्रीमर को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा ये दर्शकों के लिए सिर्फ एक अच्छी हंसी बनकर रह जाता। कुछ स्थितियों में यह हारने वाले की लोकप्रियता भी बढ़ा सकता है। हालांकि कार्तिक के प्रस्ताव का जीनत पर काफी असर पड़ता। ये कुछ ऐसा था जो ऑनलाइन स्ट्रीमर आमतौर पर एक दूसरे के साथ करने से बचते हैं। यही कारण था कि कार्तिक पहले अदिति के साथ विचार साझा नहीं करना चाहता था और इसके बजाय उसने उसे अपना सुझाव पढ़ने के लिए कहा। उसे बुरा आदमी बनने से कोई परेशानी नहीं थी और अदिति को बस चीज़ों को आगे बढ़ाना था। इस तरह वह जीनत से अपना बदला ले सकती थी और बुरा होने का दोष अपने कंधों पर नहीं ले सकती थी। कार्तिक को ऐसा नहीं लगा कि वह अपने विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। आखिरकार ये जीनत ही थी जिसने इसे शुरू किया था। हाँ, क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें? घबराहट महसूस करते हुए जीनत के हाव भाव में काफ़ी बदलाव आया। क्या अब उसे पछतावा हो रहा है? चलो जीनेट, तुम्हें और अधिक मिलनसार होना चाहिए। क्या तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकती? तुम्हारे सिद्धांत कहाँ हैं? जिस क्षण उसने बात की, टिप्पणी अनुभाग उन टिप्पणियों से भर गया जो उसकी निंदा कर रही थीं। जीनेट हताश हो गई। आखिरकार वह अब एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गई थी। अगर वह अपने इनकार पर अड़ी रही तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन उसे हमेशा के लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लेबल किया जाएगा जो अपनी बात नहीं रखती। यह एक तुच्छ मामला होने के बावजूद इसमें किसी के भी बुरे इरादे से अनुपात से अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की क्षमता थी। तब उसकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव बेहद विनाशकारी होता। बहुत अच्छा, फिर जीनत ने काफी देर बाद विनम्रता से सहमति जताई। आंसुओं के किनारे पर अपने उदास चेहरे के साथ वह पश्चाताप से अभिभूत थी। अपने सभी कामों में से उसे अदिति के लिए परेशानी खड़ी करनी पड़ी, और अब न केवल वह विफल हुई बल्कि उसे परिणाम भी भुगतने पड़े। जल्दी टालमटोल करना बंद करो, ब्यूटी फिल्टर बंद करो। एक हारने वाले को खेल भावना रखनी चाहिए। जल्दी। जैसे ही वह हिचकिचाई, टिप्पणी अनुभाग में प्रशंसकों की गतिविधि बढ़ गई, जिसमें उसके अपने भी शामिल थे, उस पर निर्दयता से दबाव डाल रहे थे। जब उसने टिप्पणियों की बाढ़ देखी तो जीनत को एहसास हुआ कि उसके पास ब्यूटी फिल्टर बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बकवास, लानत है, घिनौना, हा, ये कौन है? बहुत ही बदसूरत। आप जैसी बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वह लाइव स्ट्रीम शुरू करे और उस पर क्यूट बने? कमेंट सेक्शन में तरह तरह की भद्दी टिप्पणियां की गईं। चेहरे पर लाली, जीनत गुस्से से कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। वह खास तौर पर तब हताश हो गई जब उसने अपने ही प्रशंसकों को उसका मजाक उड़ाते देखा। भावनाओं से अभिभूत उसकी आंखों में आंसू आ गए, यहाँ तक कि वह रोने के कगार पर थी। सच में
वह बिल्कुल भी बदसूरत नहीं थी और आम लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर थी। हालांकि ये देखते हुए कि उसने खुद को अपने प्रशंसकों के लिए एक देवी के रूप में स्थापित किया था, वे पूरी तरह से निराश थे जब उसने ब्यूटी फिल्टर से मिलने वाला प्रभामंडल खो दिया। इसलिए अब वे उसे अलग तरह से देखने लगे। ये कठोर वास्तविकता है। अंत में सभी भद्दे कमेंट पढ़ने के बाद जीनत अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी लाइव स्ट्रीम को जल्दी से खत्म करने से पहले कराहना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसकी स्क्रीन काली हो गई और उसकी जगह ऑफलाइन शब्द आ गए। उस समय कार्तिक को अदिति से एक संदेश मिला, ये बहुत अच्छा नहीं है। उसने उत्तर दिया, उसने बुरे इरादे से आकर ऐसा करने के लिए कहा। मैं उसे उसकी ही दवा चखा रहा हूँ। कार्तिक को ये पसंद नहीं था जब लोग कुछ ऐसा करते थे जिसे वे खुद संभाल नहीं सकते थे, खासकर जब नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति उसकी प्यारी देवी हो। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अदिति चुप हो गई क्योंकि वह जानती थी कि कार्तिक केवल उसकी ओर से बदला ले रहा था। हालांकि वह अभी भी जीनत के साथ जो हुआ उससे परेशान थी। अदिति, मुझे पता है। लेकिन स्क्रीन को घूरते हुए कार्तिक ने हल्की सी आह भरी। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे जवाब दिया, मैडम, मैं जानता हूं कि आप एक दयालु इंसान हैं, लेकिन आपको बुरा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपने सोचा है कि उसका मूल इरादा आपको अपमानित करना था? क्या आपको ये ख्याल आया कि अगर आप लोकप्रियता प्रतियोगिता हार गई तो क्या परिणाम होंगे? मैडम, हो सकता है कि आपको अभी उस पर तरस आ रहा हो, लेकिन जब आप हार जाएंगी तो आप पर कौन तरस खाएगा? अदिति चुप हो गई, लेकिन कार्तिक चिंतित नहीं था। आखिरकार वह जानता था कि उसके कुछ शब्दों के कारण वह इस घटना को अपने पीछे नहीं भूल पाएगी। उनकी चैट उसके आखिरी संदेश पर रुक गई। आगे कोई जवाब नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद भी उसे उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मैंने उसे नाराज कर दिया होगा, कार्तिक ने खुद से बुदबुदाया। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने अपना सिर हिलाया। यदि उसे ये सब दोबारा करना होता तो भी वह इसे वैसे ही करता। मैं अदिति को यूं ही परेशान नहीं होने दे सकता, है ना? अगर मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर सकता तो मैं उसे अपनी भावी पत्नी कैसे बना सकता हूँ? वैसे भी मुझे शायद माफ़ी मांगने का कोई मौका ढूंढ लेना चाहिए। जब वह अपना फ़ोन रखने वाला था तो उसे एक उत्तर मिला। जैसे कि प्रतिवर्त से कार्तिक उछला और अपनी पीठ सीधी करके बैठ गया। बहुत खुश होकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया। इसमें लिखा था, तुम्हें कैसे पता कि मेरा उपनाम है एफ तारांकन सी के। पसीने से तरबतर होकर कार्तिक इतना हैरान हुआ कि वह घबराने लगा। ये देखते हुए कि वह पहले कितना उत्साहित था, वह अपने शब्दों का ध्यान रखना भूल गया था। क्या वह जानती है कि यह मैं हूँ? मुझे आशा है कि नहीं। कार्तिक ने खुद को हताश होकर आश्वस्त किया। मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या मुझे सिर्फ ईमानदार होना चाहिए? लेकिन वह मुझे मार डालेगी। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, कार्तिक को एक और संदेश मिला, धन्यवाद। काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद उसने आखिरकार राहत की सांस ली और मुस्कुराया। इससे पहले कि कार्तिक जवाब दे पाता, अदिति ने एक और संदेश भेजा, क्या तुम नहीं देखना चाहते कि मैं कैसी दिखती हूँ? अगर मैं बदसूरत हूँ तो क्या होगा? तब तक अदिति ने लाइव स्ट्रीम समाप्त कर दी थी और अपने बिस्तर में सिमट कर रह गई थी। अपना फ़ोन पकड़े हुए उसने अपने द्वारा भेजे गए नवीनतम संदेशों को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। यहाँ तक कि उसे यह अजीब लगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसा कुछ कहेगी जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी। डिंग डोंग। काफ़ी देर बाद उसने एक नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी और अपना फ़ोन चेक किया। आने वाले मैसेज में लिखा था, भले ही तुम बदसूरत हो, लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ। थप थप। अदिति की आंखें चौड़ी हो गईं जबकि उसके गाल लाल हो गए। जैसे ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसे सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हुई। अचानक एक अवर्णनीय भावना उसके दिल में भर गई। वह क्या 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 कहना चाहता है? बेचैनी से अपना फ़ोन थामे अदिति की आंखों में मिले जुले भाव चमक रहे थे। कार्तिक के शब्दों ने उसकी कल्पना को उड़ान दे दी थी। जब से वह छोटी थी उसने कई बार ऐसी तारीफें सुनी थीं। तार्किक रूप से कहें तो उसे ऐसी टिप्पणियों की आदत हो जानी चाहिए थी जिससे वह चिढ़ जाती। हालांकि किसी अजीब कारण से कार्तिक ने जो कुछ भी उससे कहा, उससे उसे बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई। इसके बजाय उसे यह उत्साहजनक लगा। आखिरकार उसने मान लिया था कि वह नहीं जानता कि वह कैसी दिखती है, या कम से कम वह उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वह सुंदर थी। गिगी, बकवास बंद करो। काफी देर तक अनिश्चितता महसूस करने के बाद अदिति ने आखिरकार जवाब दिया। इस चिंता में कि कहीं वह उसके लहजे की गंभीरता को गलत न समझ ले, उसने अपने वाक्य के अंत में एक नाराजगी भरा इमोटिकॉन भी शामिल किया। कार्तिक ने जवाब दिया, बकवास? मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए आपको पसंद करना निश्चित रूप से समझ में आता है क्योंकि मैं आपका एक वफादार प्रशंसक हूँ। कार्तिक ने उसे जवाब देते समय शरारती ढंग से मुस्कुराया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने गलत समझा है, मेरी देवी?
अंत में मुस्कुराते हुए इमोटिकॉन के साथ संदेश को पढ़कर अदिति दंग रह गई। कुछ सेकंड बाद उसके गाल लाल हो गए थे। उसने वापस लिखा, नहीं, मैंने नहीं किया। मैं बिस्तर पर जा रही हूँ मिस्टर सिम्पसन, लेकिन अभी तो केवल 8 बजे हैं। गिगी, क्या मुझे पहले से ही नींद नहीं आ रही है? मिस्टर सिम्पसन, ठीक है, ठीक है। पसीना बहाने वाला इमोटिकॉन। आखिरी संदेश का जवाब देने के बाद कार्तिक ने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। अपने हाथों को फैलाकर बिस्तर पर लेटते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। ये बहुत शर्मनाक है। 10 मिनट से अधिक समय तक शून्य में देखने के बाद उसने आखिरकार अपना फ़ोन उठाया और कॉल किया। रिंग रिंग। कॉल जल्दी से कनेक्ट हुई। अगर ये देवी गिगी नहीं है तो मुझे आश्चर्य है कि वह मुझे किस लिए बुला रही है। जेन, मुझे तुम्हें आखिरी बार देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। क्या तुम ड्रिंक के लिए बाहर चलना चाहोगी? अदिति ने पूछा। क्या हुआ? क्या तुम देवांश के फिर से परेशान करने की शिकायत करना चाहती हो? जेन ने हार मानते हुए पूछा। ये वह नहीं है। अदिति आगे समझाना चाहती थी, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपना विचार बदल दिया। ठीक है, मैं तुमसे हमेशा की तरह वाली जगह पर मिलूंगी। मैं इस समय पास में ही हूँ, जेन ने जल्दी से उत्तर दिया, जैसे कि वह अदिति की झिझक को महसूस कर सकती थी। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। जैसे जैसे रात हुई, होरिंगटन शहर का दृश्य चमकदार रोशनी से जगमगा उठा और इसकी सड़कों पर जीवन की हलचल मच गई। एक शांत कैफे के अंदर एक महिला की खिलखिलाहट सुनाई दी। हा, क्या तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हें इस मिस्टर सिम्पसन से प्यार है? जेन ने अदिति को देखकर मुस्कुराए। ठीक है, तुम ये कह सकती हो। अपने दोनों हाथों से गर्म दूध का कप पकड़े अदिति ने सिर हिलाया और उसमें से उठती भाप को देखने लगी। खर्राटे खर्राटे। हा। पहले इसे रोकने के संघर्ष के बाद जेन फिर से हंस पड़ी। जेन, अदिति ने उसे गुस्से से देखा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अपना हाथ लहराते हुए जेन ने अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए उसकी छाती को सहलाया। नहीं गिगी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। अदिति ने फिर भी अपना सिर हिलाया। तो क्या तुम मुझे ये बता रही हो कि वह तुम्हें सिर्फ 3 दिन से जानने और असल जिंदगी में एक दूसरे से न मिलने के बावजूद भी तुम में दिलचस्पी जगाने में कामयाब रहा? इसके अलावा तुम दोनों ने सिर्फ फ़ोन पर ही बातचीत की है और एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानती। गिगी, क्या तुम बहुत भोली नहीं हो? जेन ने हैरानी से अदिति को देखा। मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। अदिति ने अपना सिर झुका लिया। लेकिन गिगी, तुम इतनी आसानी से कब से मोहित हो गई? देवांश इतने लंबे समय से तुम्हारा पीछा कर रहा है, फिर भी तुमने कभी उसका मनोरंजन करने की जहमत नहीं उठाई। क्या आज तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? क्या तुम्हारा सिर कहीं चोटिल हो गया है? जेन ने उसे नापसंदगी से देखा, लेकिन अदिति चुप रही। मैं वास्तव में नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जेन ने गुस्से में कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे हस्तक्षेप करना पसंद है, लेकिन आपके प्रेमियों में से कौन सुंदर या अमीर नहीं है? बस देवांश को देखो, वह 1 साल से भी अधिक समय से तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि लोग तुमसे कितने ईर्ष्यालु हैं? तुम कैसे? जेन ने आह भरी। भूल जाओ, मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगी। तुम्हें घर जाकर इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। शायद जब तुम अपना दिमाग साफ कर लोगे तो तुम्हें रोशनी दिखाई देगी। परेशान दिखते हुए जेन ने अपने हाथ में पकड़े हुए दूध का गिलास एक ही घूंट में खत्म कर दिया। अगले दिन। अरे फेलिक्स, कोल्टन, उठो। और रेमी, सोना बंद करो। उठो जल्दी। कार्तिक ने अपने 3 दोस्तों को देखा जो अभी भी लकड़ियों की तरह सो रहे थे। 1 साल से अधिक समय तक साथ रहने के बाद उसने उनकी अलार्म घड़ी की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। तुम्हें क्या हो गया है कार्तिक? अभी भी अंधेरा है। चलो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। कुछ शब्द बुदबुदाने के लिए अपनी आंखें खोलने के बाद, जैसे कि वह नींद में बात कर रहा था, आरव ने जम्हाई ली और फिर से नींद में चला गया। कार्तिक ने उसे जोर से लात मारने की इच्छा पर लगाम लगाने की बहुत कोशिश की। अचानक कार्तिक को एक विचार आया। उन्हें उठने के लिए कहने के बजाय वह दरवाजे की ओर चला गया और छत की ओर चिल्लाया, यदि तुम अब भी नहीं उठना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ जाऊंगा। आज सुबह सुश्री की क्लास है, इसलिए मुझे तुम्हें याद न दिलाने के लिए दोष मत दो। क्या? जैसे ही उसने कहा, वे तीनों एक साथ अपने बिस्तर से उठ। अरे यार, मेरे बिस्तर पर हस्तमैथुन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टिश्यू किसने फेंका? फेलिक्स, क्या ये तुम थे? कार्तिक ने दरवाजे के पास झुकते हुए हंसते हुए कहा। उन तीनों को अपने पलंग से नीचे कूदते और बिजली की गति से कपड़े पहनते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित था कि कैसे ये चाल कभी भी विफल नहीं हुई। जल्द ही वे सभी नहाए धोए और एक साथ छात्रावास से बाहर निकल गए। हल्का नाश्ता करने के बाद वे अपनी कक्षा में चले गए और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए। अरे देखो, ये सुश्री है, आरव ने धीरे से पुकारा और उसकी आंखें एक विशेष दिशा में चुपके से घूम गईं। जब सभी ने उस दिशा में देखने के लिए मुड़कर देखा जिसकी ओर वह इशारा कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक नीली बीटल पार्किंग स्थल पर रुकी हुई है।
जैसे ही उसके दरवाजे खुले, अदिति अपने कार्यालय के कपड़ों में बाहर निकली। अपने धूप के चश्मे और शिक्षण सामग्री के साथ वह एक विद्वान की तरह दिख रही थी। वहाँ रही है, वहाँ रही है। फेलिक्स की नज़रें जम गईं क्योंकि वह अदिति को उनकी दिशा में चलते हुए देखने लगा। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आरव और समीर भी उतने ही घबराए हुए थे, उन्हें सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार यह उनके लिए अदिति के साथ नज़दीकी से बातचीत करने का एक अवसर था। सिर्फ कार्तिक ही उन तीनों की प्रतिक्रिया से हैरान था। उन्हें क्या हुआ, अदिति? उस समय सभी के कानों में एक कर्कश आवाज़ गूंजी। उनका ध्यान हटाते हुए लोगों ने देखा कि सूट पहने एक विद्वान दिखने वाला आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। वह गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े हुए अदिति के पास आ रहा था। एक घुटने पर गिरकर उसने उन्हें उसके सामने पेश किया। अदिति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वह आदमी पूरे जोर से चिल्लाया, जिससे वहाँ मौजूद सभी छात्रों का ध्यान उसकी ओर गया। लानत है, वह आदमी कौन है? थोड़ी देर पहले शांत दिखने वाला कार्तिक जो हो रहा था उससे हैरान था। दांत पीसते हुए उसे आगे बढ़कर उस आदमी की पिटाई करने की इच्छा हुई। तुमने मेरे सामने मिस के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करने की हिम्मत कैसे की? वह यहाँ भी एक शिक्षक लगता है, लेकिन मैं उसका नाम भूल गया हूँ। वैसे भी मैंने सुना है कि उसका परिवार अमीर है क्योंकि वे एक व्यवसाय चलाते हैं। इसके अलावा वह अपने सुंदर लड़के की शक्ल के कारण लड़कियों के बीच लोकप्रिय है। हमारी कक्षा की ज़्यादातर लड़कियां उसे जानती हैं, आरव ने तिरस्कार के साथ समझाया। अरे कार्तिक, तुम क्या कर रहे हो? कार्तिक की अचानक हरकत से आरव डर गया। मुझे 1 मिनट के लिए किताब दे दो। जैसे ही उसने कहा, उसने किताब अपनी जेब में ठूंस ली और अदिति की दिशा में ऐसे चल पड़ा जैसे कुछ हो ही न रहा हो। अदिति, मैं बहुत दिनों से तुम पर नज़र रख रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब जब मैंने आज हिम्मत जुटाई है तो कृपया मुझे अपना बॉयफ्रेंड स्वीकार कर लो। अदिति को लालसा भरी नज़रों से देखते हुए वह आदमी अभी भी एक घुटने पर था और उसने गुलाब पकड़े हुए थे। मिस्टर वाइट, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखें। यह एक स्कूल है और आप जो कर रहे हैं वह एक शिक्षक की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अदिति ने झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकोड़ने के बावजूद शांति से उत्तर दिया। नहीं अदिति, मुझे इन सब की परवाह नहीं है। मुझे बस तुम्हारी सहमति चाहिए। अगर मुझे नौकरी छोड़नी भी पड़े तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा। जैक वाइट को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह लगातार जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह तब तक नहीं उठने वाला जब तक अदिति उसके अनुरोध पर सहमत नहीं हो जाती। अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए अदिति उसे सीधे मना करना चाहती थी। हालांकि ये देखते हुए कि वह एक सहकर्मी था और वहां कई छात्र देख रहे थे, उसे अपमानित करने से बचने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए वह दुविधा में फंस गई। मी वाइट, आप क्यों नहीं उठते और हम बात कर सकते हैं? क्या इसका मतलब है कि आप सहमत हैं? जैक ने प्रसन्नता से पूछा। अदिति ने भौहें सिकोड़ी। मेरा यह मतलब नहीं है, मी वाइट, कृपया गलतफहमी न पालें। हाँ गिगी, मुझे मिस्टर वाइट कहकर संबोधित करना बंद करो। ये बहुत औपचारिक है, तुम्हें मुझे जैक कहना चाहिए। जैसे ही वह बोल रहा था, जैक अपने घुटने से उठ गया। उसी क्षण कार्तिक उसके पीछे से आया और चुपचाप शेक्सपियरियन सोनेट्स पुस्तक को जमीन पर फेंक दिया। धप, फिर एक तेज आवाज ने जैक और अदिति दोनों का ध्यान खींचा। उस क्षण कार्तिक वहीं रुक गया और आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ा। वाह मिस्टर वाइट, क्या आपने कुछ गिरा दिया? यह क्या है? जैक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह खराब दिखने वाली किताब को देखकर दंग रह गया था। जैसे कि प्रतिवर्त रूप से उसने इसे उठाया और इसके कवर को घूरने लगा। शेक्सपियरियन सोनेट्स, यह मेरे पास कब से है? वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि कवर। जब कार्तिक ने देखा कि जैक क्या कर रहा है तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने किताब पलटी, उसका ध्यान तुरंत उसकी सामग्री पर गया। बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूरते हुए उसका पीला चेहरा तुरंत लाल हो गया, यहाँ तक कि उसकी सांस भी तेज होने लगी। चमत्कार! कुछ सेकंड के बाद होश में आते हुए जैक ने जल्दी से किताब बंद की और अदिति को बेतहाशा देखने लगा। हालांकि उसने देखा कि वह पहले से ही तिरस्कार के साथ उसे ठंडी नज़रों से देख रही थी। गिगी, मुझे समझाने दो, ये किताब मेरी नहीं है। जैसे ही जैक ने समझाने का प्रयास किया, अदिति मुड़ी और चली गई। उसका सुनने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। गिगी, गिगी, मेरा इंतजार करो। जैक उसके पीछे दौड़ा। हालांकि अदिति अचानक रुक गई और पलटकर उसे तिरछी नज़र से देखने लगी। उसका स्वर शांत था, उसका भाव उदासीन था। जैक को अपनी बात कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। जैक दंग रह गया जब उसने अदिति की आकृति को इमारत के अंदर गायब होते देखा। क्रोध से अभिभूत होकर उसने पुस्तक और गुलाब को जमीन पर फेंक दिया। पलटकर उसने देखा कि कार्तिक खुशी से मुस्कुरा रहा है। लानत है तुझ पर, बच्चे। बोल, तुमने मुझे क्यों फंसाया? तुम्हें फंसाया?
कार्तिक ने मासूम दिखने का नाटक किया। मिस्टर वाइट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने आपको केवल ये याद दिलाया था कि आपने कुछ गिरा दिया है। इसके अलावा आप इस तरह से एक किताब के साथ क्यों घूम रहे हैं? भाड़ में जाओ, नाटक करना बंद करो। कांपते हुए जैक ने उसे गाली दी। यह मेरी भी नहीं है। ये कहाँ से आया? जाहिर है आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे। गुस्से से फूटते हुए जैक ने कार्तिक को गुस्से से देखा। ठीक है, यदि आप इसे ऐसे ही करना चाहते हैं तो बस आप रुकिए बच्चे। ये कहकर वह पलटा और अपनी कार की ओर तेजी से चला गया। मिस्टर वाइट, आप कुछ भूल गए हैं। जैक की आकृति को देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए कार्तिक ने निर्दयता से उसका फायदा उठाया। मुझे यह अब और नहीं चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद जैक चिल्लाया। बिना पीछे देखे वह जल्दी से अपनी कार में बैठ गया, दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से में भाग गया। जैक की कार को नज़रों से ओझल होते देख कार्तिक खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसका उपहास उड़ाया। वह कितना भी विद्वान दिखता हो, वह कुछ भी नहीं बल्कि बदमाश है। यह विचार रखते हुए कार्तिक नीचे झुका और गुलाब और किताब दोनों उठा लिए। फूलों को कूड़ेदान में फेंकने के बाद उसने अपने दोस्तों के पास जाने से पहले शेक्सपियर के सोनेट्स को सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। कार्तिक, तुम अद्भुत हो। लड़के कार्तिक के पास गए और उसे अंगूठा दिखाया। उनमें से सभी ने कार्तिक को प्रशंसा के साथ देखा। यह आपकी पोनो किताब है। कार्तिक ने हंसते हुए किताब को वापस कोल्टन की ओर फेंक दिया। कितना निर्लज! ये पुस्तक एक उत्कृष्ट कृति है जो बताती है कि मनुष्य कैसे बने हैं, आरव ने कार्तिक को घूरने के बाद गंभीर तरीके से समझाया। कार्तिक उसे देखता रहा, अवाक। वह है, कोई बात नहीं, हम, लिलियन। यहाँ जैसे ही कार्तिक अर्जुन को चिल्लाने से रोकना चाहता था, उसने देखा कि लिलियन पहले से ही उनकी दिशा में देख रही थी। आप लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ, लिलियन ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। हालांकि जब उसने कार्तिक को देखा तो उसने अवचेतन रूप से अपनी नज़र हटा ली। कार्तिक, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? जल्दी करो, अब जाओ। अर्जुन ने कार्तिक को देखा और उसे आगे बढ़ने के लिए धक्का दिया। कोई विकल्प न होने के कारण कार्तिक ने खुद को मुठभेड़ के लिए तैयार कर लिया। सुप्रभात, मैं कक्षा में जा रहा हूँ। किसी और समय मिलते हैं, लिलियन ने आंख से संपर्क से बचने के लिए अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उसके बाद वह तेजी से कक्षा की ओर चली गई। अपनी प्रतिक्रिया की अचानकता से कार्तिक को आश्चर्यचकित कर दिया। कार्तिक, क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी शर्मीली है? जाहिर है ऐसा नहीं है। वह वाकई बहुत हिम्मत वाली लड़की है। उसने कल मुझे चूमा भी था। रातों रात उसका मूड इतना कैसे बदल गया कि अब वह मुश्किल से एक शब्द भी बोल पाती है। क्या यह अजीब नहीं है? उसने सोच समझ कर देखा, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। भूल जाओ, चलो, क्लास का समय हो गया है। कार्तिक ने फेलिक्स के सवाल का जवाब दिए बिना ही विषय बदल दिया। सिर हिलाते हुए अर्जुन ने इस बारे में और नहीं सोचा और आगे बढ़ गया। चूंकि उनकी कक्षा तीसरी मंजिल पर थी, इसलिए उन्हें सीढ़ियों से ऊपर आते ही शौचालय से गुजरना पड़ता। अचानक रुकते हुए कार्तिक ने टिप्पणी की, आप लोग आगे बढ़िए। मुझे पुरुषों के शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। ओह, जल्दी करो, कक्षा 10 मिनट में शुरू हो रही है, अर्जुन ने बिना किसी परवाह के चलने से पहले कहा। जब कार्तिक पुरुषों के शौचालय में प्रवेश करने वाला था तो वह कुछ कदम पीछे हट गया और बाहर की ओर झांका। अर्जुन और अन्य को कक्षा में प्रवेश करते देखने के बाद वह मुड़ा और ऊपर की ओर बढ़ गया। शीर्ष मंजिल पर पहुंचकर जब वह छत के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने गति धीमी कर दी। उस क्षण उसने एक बातचीत सुनी। तुम घर कब आने की योजना बना रहे हो? बचपन से ही प्रशिक्षित कार्तिक की सुनने की क्षमता असाधारण रूप से संवेदनशील थी। क्लास, क्या मैंने तुम्हें तुरंत वापस आने के लिए नहीं कहा था? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूं, लेकिन एक बार जब तुम मिस्टर डार्विन से मिल जाओगी तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्या तुम ये जानती हो? इसके अलावा मैं भी अच्छे से रह पाऊंगी। तुम क्यों नहीं समझ पाती कि इसमें कितना अर्थ है? तुम्हें सारा दिन बस पढ़ते नहीं रहना चाहिए, बस। लिलियन ने वेन को बीच में रोकते हुए कहा। वह उसके लगातार परेशान करने के कारण पूरे समय चुप रही थी। ठीक है, लिलियन, शांत रहो, गुस्सा मत हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद फोन पर ठहाके की आवाज़ सुनाई दी। कोई जल्दी नहीं है, पहले क्लास में जाओ, खत्म होने के बाद घर आ जाना। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे भी शांत रहना और इस बारे में सोचना याद रखना। आखिरकार मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। कॉल खत्म होने के बाद थोड़ी देर की खामोशी छा गई। कुछ देर बाद वह चुपचाप चला गया जैसे आया था। कक्षा में पहुंचते ही उसने अपने कदम तेज कर दिए क्योंकि उसे उपस्थिति दर्ज होने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि अदिति उपस्थिति पत्रक नीचे रख रही है और उसकी ओर देख रही है। इस बीच बाकी छात्र उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। आखिरकार वे आश्चर्यचकित थे कि वह वास्तव में अदिति की कक्षा के लिए देर से आया था।
गुड मॉर्निंग मिसेज, कार्तिक ने अजीब तरीके से अभिवादन किया। वह महसूस कर सकता था कि सभी का ध्यान उस पर था। अंदर आ जाओ, मैं मान लूंगा कि तुम समय पर पहुंच गए हो, लेकिन इसे दोबारा मत दोहराना। हाँ, कार्तिक ने तुरंत उत्तर दिया। वह जल्दी से अर्जुन और बाकी लोगों के साथ अपनी सीटों पर बैठ गया और अदिति के पढ़ाने की बातें सुनने लगा। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह कभी यकीन नहीं करता कि मिस गिगी ही थी, उसकी देवी, और वही जिसने उसे मिस्टर सिम्पसन कहा था और उसके कुछ शब्दों पर शर्मीले गुस्से में प्रतिक्रिया दी थी। जैसे ही कक्षा जल्दी समाप्त हुई, अदिति बाहर चली गई, जिससे छात्र और अधिक सुनने की इच्छा रखने लगे। फेलिक्स, कोल्टन, रैमी, तुम लोग पहले वापस जाओ, मुझे कुछ ध्यान रखना है, कार्तिक ने साफ तौर पर टिप्पणी की। क्या तुम लिलियन से मिलने जा रहे हो? कार्तिक ने उसे आश्चर्य से देखा। ठीक है, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस जाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाए। समझाने की जहमत नहीं उठाते जैसी कि उसने उम्मीद की थी, वह लिलियन थी। उसे सुरक्षित दूरी तक आगे चलने देने के बाद वह सावधानी से उसका पीछा करने लगा ताकि वह उसे नोटिस न करे। वह उसे स्कूल के मैदान से बाहर बस स्टॉप तक पीछा करता रहा, जहां वह भीड़ के साथ इंतजार कर रही थी। जल्द ही एक आती हुई बस ने कार्तिक का दृश्य अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद बस के चले जाने पर लिलियन कहीं नहीं दिखी। उस क्षण कार्तिक ने जल्दी से बस स्टॉप के सामने से एक टैक्सी बुलाई। श्रीमान, उस बस के पीछे चलो, कार्तिक ने पीछे की सीट पर बैठते हुए निर्देश दिया। आश्चर्यचकित होकर चालक ने उसकी ओर देखा। ओह, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, लेकिन बस पहले से ही भरी हुई है और मैं पता लेना भूल गया, कार्तिक ने लापरवाही से समझाया। कोई बात नहीं, चालक ने बिना किसी संदेह के तुरंत सहमति दे दी। एक विशेष बस स्टॉप पर रुकते हुए उसने यात्रियों के एक समूह को उतरने के लिए अपने दरवाजे खोले। लिलियन उनमें से एक थी। ये यहाँ है, बदले में पैसे रख लो। जैसे ही उसने कहा, कार्तिक ने जल्दी से 100 के नोट सामने की यात्री सीट पर फेंक दिए। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वह जल्दी से उतर गया और लिलियन के पीछे पीछे चला गया, अपनी दूरी बनाए रखते हुए। अंत में वह घरों की एक पंक्ति में पहुंच गया, जिन्हें शिपिंग कंटेनरों से बदल दिया गया था। लिलियन, तुम आखिरकार वापस आ गई। जैसे ही लिलियन अंदर दाखिल हुई, 20-20 साल का एक आदमी दौड़कर उसका स्वागत करने आया। वह उससे मिलता जुलता था और उसने एक पुरानी लाल शर्ट पहन रखी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसने एक सुखद मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। अपने भाई के उत्साह के विपरीत लिलियन के चेहरे पर भाव नहीं थे। वह कहाँ है? वह हंसा। क्या तुम्हारा मतलब मिस्टर डार्विन से है? हा हा हा, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। चलो इंतज़ार करते हुए बात करते हैं। जब से हमने आखिरी बार बात की है, तब से बहुत समय बीत चुका है। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है, लिलियन ने एक कोने में बैठते हुए सापेक्ष उदासीनता से जवाब दिया। उसकी मुस्कान अजीब हो गई, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गई। ठीक है, चलो फिर, नहीं, इतनी लंबी यात्रा के बाद तुम थक गए होगे। चलो मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला दूं। ये कहकर वह लापरवाही से उससे दूर चला गया। तब तक कार्तिक गोदाम के अंदर मलबे के ढेर के पीछे छिप गया था, जब उसने अचानक दूर से एक तेज घरघराहट की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक स्पोर्ट्स कार गोदाम के ठीक सामने तेज गति से आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड बाद धूप का चश्मा पहने एक अंगरक्षक चालक की सीट से बाहर निकला और यात्री का दरवाज़ा खोलने के लिए दूसरी तरफ भागा। उसने सावधानी से दरवाज़ा खोला और विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। मिस्टर डार्विन, हम यहाँ हैं। तभी संकीर्ण आंखों वाला एक छोटा मोटा आदमी घमंड से गाड़ी से बाहर निकला। ये कैसी बकवास जगह है, सभी सड़कें इतनी ऊबड़ खाबड़ हैं। गैरी की सुंदर बहन के बिना मैं यहाँ कभी नहीं आता, उसने घमंड से शिकायत की। तो यह वह जगह है। उसने आसपास का माहौल देखा और जैसे ही उसकी नज़र गोदाम पर रुकी, उसने उस ओर इशारा किया और चौंकते हुए कहा, इस भयानक जगह पर कौन रह सकता है? मिस्टर डार्विन, स्थान सही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वेन हमसे झूठ बोलेगा, अंगरक्षक ने विनम्रता से आश्वासन दिया। हाँ, मुझे यकीन है वह हिम्मत नहीं करेगा, जॉर्ज ने तिरस्कार भरी नज़र से कहा। जिस क्षण उसने ऐसा किया, वह स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें और जबड़ा आश्चर्य से चौड़ा हो गया। इस बीच लिलियन जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से चौंक गई। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, दरवाजे पर खड़े एक मोटे विकृत जैसे आदमी को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कितनी खूबसूरत महिला है। कुछ क्षणों के लिए उस स्थान पर जमने के बाद जॉर्ज ने ये कुछ शब्द थूके और भूखे जानवर की तरह निगल लिया। ओह मिस्टर डार्विन, आप आखिरकार यहाँ हैं। तभी वेन कहीं से प्रकट हुआ और उसे खुशी से बधाई दी। नमस्ते वेन, जॉर्ज ने बेपरवाही से अभिवादन किया, वेन से थोड़ा नाखुश, जो अब उसके और सुंदर महिला के बीच खड़ा था। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना? तुम पर मेरा काफ़ी समय से कर्ज बकाया है। वेन ने जॉर्ज के हाव भाव को देखा और उसकी इच्छा को पूरी तरह से समझ गया।
इसके साथ ही उसने तुरंत लिलियन को खड़े होने का संकेत दिया। यहाँ आओ लिलियन, मी डार्विन से मिलो, जिनके बारे में मैंने तुमसे बहुत बार कहा है। वे डार्विन कॉरपोरेशन के वारिस हैं, जो 100 मिलियन से ज़्यादा की बड़ी कंपनी है। जॉर्ज का परिचय कराते समय वे उनकी तारीफ करना नहीं भूले और जॉर्ज इससे बेहद संतुष्ट दिखे। हालांकि लिलियन ने दूसरे आदमी के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, उन्हें देखने में अनिच्छुक। ये कैसा रवैया है? आओ और मी डार्विन को नमस्कार करो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लिलियन की अज्ञानता से वेन बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, जॉर्ज ने उसे दूर धकेल दिया। इतना असभ्य मत बनो। क्या तुम्हें अपनी खूबसूरत बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? आप सही कह रहे हैं मी डार्विन, यह मेरी गलती है। हालांकि वेन को जरा भी बुरा नहीं लगा, फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, बस हो गया। पहले तुम बाहर जाओ, मुझे अपनी बहन से अकेले में बात करने दो, जॉर्ज ने नाराज स्वर में कहा। समझ गया, अपना समय लो कृपया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं बाहर आ जाऊंगा। वेन ने उत्सवी भाव से तुरंत सहमति जताई और बाहर निकलने से पहले वह लिलियन की ओर मुड़ा और गंभीरता से आग्रह किया, लिलियन कृपया अच्छा व्यवहार करो। मिस्टर डार्विन यहाँ तक आए हैं, उन्हें निराश मत करो। तो मिस्टर डार्विन, क्या अब मेरा चले जाना ठीक है? वह अभी भी स्थिति को लेकर चिंतित लग रहा था। बस चले जाओ, जॉर्ज ने अधीरता से उसकी ओर हाथ हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, वेन ने घबराहट में सिर हिलाया और गोदाम से बाहर भाग गया। बाहर निकलते समय उसने विचारपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया। उस पल उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। इससे पहले कि वह अपना सिर उठा पाता, एक आदमी ने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया। उसे फिर से गोदाम की ओर घसीटा गया। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। रुको, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वेन ने उस आदमी की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, कार्तिक की मुट्ठी धातु के क्लैंप की तरह उस पर कसी हुई थी। पुलिस को बुला रहे हो? कार्तिक ने अपने पैर रोके और ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए वेन को छोड़ दिया और उसे सख्ती से घूरने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वेन अवाक रह गया क्योंकि पूर्व उसकी धमकी से बिल्कुल भी भयभीत नहीं लग रहा था। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, पुलिस को बुलाओ। या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूं? दोनों हाथों से उसकी छाती के चारों ओर लपेटते हुए कार्तिक ने व्यंग्यात्मक ढंग से मजाक किया। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कौन हो? तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अभी चले जाओ। वेन को लगा कि इस आदमी पर तर्क काम नहीं करेगा, इसलिए उसने कठोर दिखावा करने की कोशिश की, हालांकि उसका दिल अंदर से कांप रहा था। हालांकि कार्तिक अपेक्षाकृत लंबा आदमी नहीं था, लेकिन वह वेन के बगल में खड़ा बहुत बड़ा लग रहा था, जो केवल 5 फीट 5 इंच का था। मैंने वह सब कुछ देखा है जो हुआ उस पल से जब लिलियन अंदर गई थी। कार्तिक का वेन के साथ समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर वेन का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसने बेपरवाह होने का नाटक किया। लिलियन, यहाँ कोई लिलियन नहीं है। बकवास करना बंद करो, तुम अभी भी इनकार कर रहे हो। गोदाम की ओर चलने से पहले कार्तिक ने व्यंग्य किया। तुम यहीं रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। वेन के शब्दों में दम घुट गया, जबकि उसके कांपते पैर कार्तिक की गति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी क्षण गोदाम का दरवाजा अंदर से खोला गया। जॉर्ज का अंगरक्षक बाहर निकला और कार्तिक को अपने सामने देखकर चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत उसने कार्तिक का रास्ता रोक दिया और अपने धूप के चश्मे को उतार दिया, दूसरे आदमी को रक्षात्मक तरीके से घूरते हुए। मेरे रास्ते से हट जाओ, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? बॉडीगार्ड कार्तिक की ठंडक से थोड़ा स्तब्ध था। मैंने कहा था मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे तीसरी बार खुद को दोहराने मत दो, तुम कमीने। बॉडीगार्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठी उठाई, कार्तिक को मुक्का मारने के लिए तैयार। आहे! अगले ही पल गोदाम के अंदर से एक लंबी चीख आई। तुरंत कार्तिक की आंखें शत्रुतापूर्ण हो गईं, जबकि उसने तेजी से बॉडीगार्ड के मुक्का से परहेज किया। उसने बॉडीगार्ड के चेहरे पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। धम्म! पलक झपकते ही बॉडीगार्ड जमीन पर वेन, जो कुछ ही दूरी से ये दृश्य देख रहा था, सदमे में जम गया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तुम मेरे पास मत आओ। इस बीच गोदाम के अंदर लिलियन कोने में सिमटी हुई थी, असहाय रूप से जॉर्ज को देख रही थी, जो उसके पास आ रहा था। तुम यहाँ मत आओ, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। ये देखकर कि जॉर्ज हिलना बंद नहीं कर रहा है, वह बेकाबू होकर फिर से चिल्लाए। जरूर, बस चिल्लाओ, देखते हैं इस सुनसान जगह में तुम्हें कौन सुनेगा। जॉर्ज ने अपने कामुक चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान प्रदर्शित की। तब तक वह लिलियन के पास पहुंच चुका था और उसका हाथ पकड़ लिया था।
धमाका। उसी समय बाहर से एक तेज आवाज आई, उसके बाद अंगरक्षक की दर्दनाक कराह सुनाई दी। तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम कृपया इसे धीमा रख सकते हो? धमाका। एक और आवाज उभरी और जॉर्ज घबराकर दरवाजे की तरफ देखने के लिए चला गया। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा पहुंचता, उसे एक और जोरदार धमाके के साथ खोला गया। क्लिक क्लिक क्लिक। कार्तिक ने गोदाम में धीरे धीरे कदम रखा, उसकी नज़र असाधारण रूप से स्थिर थी। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।